सभी को नमस्कार। जो बात कर रहे हैं उनको भी नमस्कार, और जो बाहर खड़े हैं उनको भी नमस्कार। तो अभी आज के दिन थोड़ा कोई विलंब से आए हैं, कोई जल्दी आए हैं, कोई अभी आए होंगे, हो सकता है एक दो लोग लंच के समय में भी आए होंगे। तो अभी आज कोई विशेष बात नहीं हुई है, हाल चाल ही हुआ है। क्यों? हाल चाल ये हुआ है कि आप शिविर में आए हैं, तो आपकी क्या अपेक्षाएं हैं इस शिविर से। तो ये कुछ अपेक्षाएं आप लोगों ने बताया है, अभी सबसे लेते थे और बढ़ भी सकता था। इतनी अपेक्षाएं हमको इस शिविर से लग रही हैं। फिर बताया गया कि ये शिविर इस मोड में चलेगा। ये शिविर जो है, ये कोई ज्ञान का प्रवाह नहीं है, कोई प्रवचन नहीं है, कोई उपदेश नहीं है, ठीक है, कोई क्लासरूम जैसा नहीं है। ये संवाद का कार्यक्रम है। ये संवाद हमारे और आपके बीच में चलेगा 5 दिन तक। मेरे और आपके बीच में क्यों चलेगा? मेरे और आपके बीच में क्यों चलेगा? क्योंकि मुझे जिम्मेदारी दी गई है। एक्चुअली चलेगा ये बोर्ड और आपके बीच में। बोर्ड पे कोई कंटेंट आएगा और वो कंटेंट जो है प्रस्ताव के रूप में होगा। उस प्रस्ताव को आपको मानना नहीं है, जांचना है, जानना है, अपने लिए परस्परता में संबंधियों के बीच में सर्वेक्षण करेंगे और फिर बाद में जी के देखेंगे। तो ये इस मोड में चलेगा। और तो ये संवाद उस कंटेंट और आपके बीच में चलेगा। जिम्मेदारी मुझे दी गई है कि वो संवाद मैं कराऊं, ठीक है। 5 दिन तक ये संवाद चलने के बाद कुछ चीजें आपके पकड़ में आएंगी, कुछ चीजें आप में स्थिर हो जाएंगी, फिर वो आपके अंदर ही वो संवाद स्थापित हो जाएगा। आप सीधे ही संवाद करेंगे और प्रश्नोत्तर सत्र जो भी आपके बाद में प्रश्न बनेंगे, उसके लिए बाद में हर संडे को 7 से 8 एक प्रश्नोत्तर सत्र चलता है राजस्थान अध्ययनशील समूह का। उसमें आप जुड़ सकते हैं और आगे जिनको और गहराई में अध्ययन में जाना हो तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। फिर फिलहाल इस शिविर में इतना होगा कि 5 दिन तक हमारे और आपके बीच में संवाद होगा, इस फ्रेम में होगा। उस संवाद यहाँ पे शुरू हुआ था कि अभी की स्थिति क्या है। तो अभी देखें कि शिक्षा जिस अपेक्षा से, जो अपेक्षा शिक्षा से की गई थी वो फिलहाल पूरी नहीं हो पाई है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उन सारे कारणों को हम लोग उसमें बहुत जाने से कुछ होगा नहीं। कुल मिला के इतना है कि आज़ादी के समय इस देश में, चूंकि हम इस देश में बैठ के बात कर रहे हैं इसलिए इस देश की चर्चा कर रहे हैं, हालात पूरी दुनिया का ऐसा ही है कि 14% साक्षरता दर थी हमारे यहाँ आज़ादी के समय, अभी 74% के आसपास है। लेकिन हम जहाँ खड़े थे वहाँ से पीछे गए हैं। किस क्षेत्र में? खुशी के क्षेत्र में, सुविधा के क्षेत्र में जहाँ खड़े थे वहाँ से बहुत आगे गए हैं। हमने सुविधाओं का संसार बहुत बड़ा खड़ा किया है, खुशी का संसार हमारा छोटा हो गया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हम, देखिए, नियम है, प्राकृतिक नियम जो है उसको हम बदल नहीं सकते। हमारे पास लगाने के लिए 3 चीजें होती हैं। मानव के पास लगाने के लिए 3 चीजें हैं, तन, मन और धन। धन यानी जो प्राकृतिक संसाधन है। ये 3 चीज ही हमारे पास लगाने के लिए हैं। आज तक मानव ने जितनी भी प्रगति किया है, समाज के रूप में, देश के रूप में, दुनिया के रूप में, या व्यक्ति के रूप में, परिवार के रूप में, उसमें उसने ये तीनों ही लगाया है, ठीक है। तो हमारे पास लगाने के लिए 3 चीजें हैं। इन 3 चीजों को हमने सुविधा प्राप्ति के लिए लगाया है और जम के लगाया है, इसीलिए हमने सुविधाओं का संसार खड़ा कर दिया। लेकिन इसको हमने खुशी की प्राप्ति के लिए और खुशी को समझने के लिए नहीं लगाया है या कम लगाया है, इसीलिए उसका संसार हम खड़ा नहीं कर पाए। वो तो नियम है, जहां आप तन मन धन लगाएंगे उपलब्धि वहीं होगी, जहां नहीं लगाएंगे वहां नहीं होगी, या कम लगाएंगे तो कम होगी। हमने सुविधा को बड़ी चीज मान लिया, तो इसमें कोई गलती भी नहीं किया। भाई, आदमी जब धरती पर, इस धरती पर जब आदमी का प्रकटन हुआ तो उस समय उसको सबसे बड़ा संकट किस चीज का था? भोजन का था।
जिंदा रहने का था, कैसे रहेगा। गर्मी थी, बरसात आती थी, ठंड ज्यादा पड़ती थी, जैसे अभी पड़ती तब भी पड़ती थी। उसके पास घर नहीं था, गर्म कपड़े नहीं थे, खाने का कोई जुगाड़ नहीं था, और खाने का पता भी नहीं था कि क्या खाएगा। आदमी ने ज्यादातर चीजें जानवरों को देख देख के किया। जैसे जानवर जानवर को खाते थे तो वह भी सोचा कि हमारे खाने की चीज है, तो भी खाने लगा। अब जानवर को तो जानवर खाएगा तो उसका शरीर का डिजाइन वैसा है कि वो शिकार कर लेगा। आदमी का शरीर का डिजाइन शिकार वाला था नहीं, तो ये अच्छा हथियार भी नहीं थे, कोई बंदूक बंदूक तो था नहीं उस समय कि मारेगा और तीर धनुष चलाएगा। तो पत्थर उत्थर कुछ घिस घास के नुकीला करके किसी तरह से मारता था। अगर लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो भी ठीक है। किसी तरह से अगर मार लिया तो उन जानवरों के चमड़े उतारने कठिन काम थे जब तक आग का खोज नहीं हुआ था। तो कुल मिला के ये जो आहार का सिस्टम वो देखा, ये काफी कठिन काम था। तो विकल्प तलाशने लगा, तो कुछ फलों को पहचाना भोजन करने के लिए। वो फल भी हमेशा मिलते नहीं थे, अब क्या करेगा। तो फिर उसने देखा कि कुछ चीजें ऐसी उसने पहचानी कि जिनको कि अगर हम मिट्टी में दबा देते हैं जिनके बीज को, तो एक निश्चित समय के बाद उसका 50 गुना बीज 60 गुना बीज बन जाता है। जैसे गेहूं का एक बीज अगर हम मिट्टी में दबा दें एक निश्चित समय में, ऐसा नहीं आज गेहूं दबाएंगे तो आज होगा, गर्मी में नहीं होगा। तो एक ऐसे अपने अपने जगह क्लाइमेट में पहचाना कि यहाँ पे कौन से बीज को दबाया जाएगा कि वो कुछ 2-3 महीने के बाद वो पौधा होगा और उसमें से एक बीज 50 बीज में बदल जाएगा। तो इस तरह से वो खेती की तरफ आया। क्यों? क्योंकि आहार को सुनिश्चित करना चाहता था। आहार को सुनिश्चित करना चाहता था, आवास को सुनिश्चित करना चाहता था और गर्म ठंडे कपड़े को सुनिश्चित करना चाहता था। तो उस दिशा में गया। कुछ हद तक सफलता मिली, कुछ हद तक विफलता मिली, उसमें लगा रहा। अब यहीं से उसको लग गया कि यही सब कुछ है। क्या? आहार को उसने सब कुछ मान लिया। इसीलिए आज तक तय नहीं कर पाया कि आहार आदमी का है क्या। पता है कुछ आदमी का आहार क्या है? कुछ नहीं पता। जरा देखना जी YouTube पे कोई नई डिश आई है क्या? आहार का पता नहीं है, क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, ये चारों ही नहीं पता है आदमी को। जानवर को देखने जाएंगे तो चारों पता है उसको, क्या खाना है निश्चित है। गाय मर जाएगी मांस नहीं खाएगी, शेर मर जाएगा घास नहीं खाएगा। कब खाना है वो भी निश्चित है, कितना खाना है वो भी निश्चित है, कैसे खाना है वो भी निश्चित है। आदमी का इन चारों में क्या खाना है पता नहीं, कब खाना है। तो कोई तो सुबह भोर में उठते ही लग जाता है। हमारे एक मित्र हैं, व्यवसायी हैं गोरखपुर में, तो एक बार 11 बजे रात में फोन किए। तो हमने कहा कि भाई 11 बजे मैं सो जाता हूं। तो दिल्ली थे उस समय, तो बोले दिल्ली में भी 11 बजे सो जाते हैं। हमने कहा सोने का टाइम है तो दिल्ली रहे चाहे कहीं रहे, वो तो सोना ही है उस समय। हमने कहा आपका क्या हो रहा है? बोले अभी दुकान से आया हूं, अभी नाश्ता हो रहा है। 11 बजे रात में, 1:30 बजे भोजन करते हैं। ठीक है, तो कब खाना है पता नहीं। ठीक है, कैसे खाना है ये भी अभी तक तय नहीं हो पाया आदमी का। खड़े खड़े खाना है कि बैठ के खाना है, ठीक है, टेबल कुर्सी पे बैठना है कि पीढ़े पे बैठना है कि जमीन पे बैठना है, मतलब कितना खाना है, कितना खाना है। तो मेनू क्या है ये बताइए तब बताएंगे कितना खाना है। ठीक है, तो ये चारों चीजें आज तक आदमी ने तय नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसको एक तो आहार को लेकर संघर्ष किया और उसको लगा आहार ही सब कुछ है, आहार से ही हमारा मोक्ष हो जाएगा। कुछ लोग लगता है आहार से ही उनका मोक्ष होगा। दबा के खाओ, इसी से मोक्ष होगा। फिर आवास में घुसा तो आज तक पता नहीं है कि आवास कहते किसको है। ऐसा मकान बनाता है ना ठंडी में रहने लायक ना गर्मी में रहने लायक। ठीक है, कहीं भी मकान बना लेगा। पहाड़ों में जाके बना लिया मकान, जाकर के वहां क्या नाम है, केदारनाथ में जाकर मकान होटल बना लिए, जहां पर मतलब रुकना भी मुश्किल काम है, वहां होटल और मकान बना लिया। और 2015 में क्या हुआ, बाढ़ आई, सब बह के खत्म हो गया। तो कहीं भी मकान बना लेंगे, जहां अच्छा लग गया मकान बना लिया।
मकान बनाने की जगह होती है, मिट्टी होती है, उसको देखना पड़ता है कि भूकंप यहाँ आता है कि नहीं आता है, बसने लायक है नहीं बसने लायक है, यहाँ आहार सुनिश्चित होगा कि नहीं होगा, हवा क्या है, पानी की स्थिति क्या है, कुछ नहीं, बस जहां मन किया अच्छा लग गया मकान बना लिया। कपड़े क्या है? अलंकार, अलंकार मतलब कपड़े। तो कपड़े क्या है? तो कपड़े अभी क्या है ये भी तय नहीं हो पाया है। शरीर के अनुकूल है, प्रतिकूल है, इससे मतलब नहीं है। क्योंकि कहा गया, हम लोग को बचपन में बताया जाता है कि खाना अपने लिए खाया जाता है और कपड़ा दूसरों के लिए, दूसरों को जो पसंद आए। अब दूसरे को तो पता नहीं किस बेहोशी में है, उसको क्या पसंद आएगा। हाँ, दूसरा पता नहीं कौन सी फिल्म देख के आया है, उसको कौन सा कपड़ा पसंद आएगा, तो हम अब उसके अनुसार कपड़ा पहने। तो कपड़ा गर्मी का होता है, ठंडी का होता है। ठंडी में गर्म कपड़े और गर्मी में जिससे शीतलता मिले ऐसे कपड़े, वो नियम है। कपड़े का दो ही उद्देश्य होता है, क्या? उससे लज्जा का निवारण हो और उससे शरीर का तापमान नियंत्रित रहे, ये दो ही उद्देश्य है। अब वो ठीक ठाक हो, मतलब अब ऐसा थोड़ी है कि ये चद्दर को बीच में से होल कर लिया और गर्दन में डाल लिया, वो भी कपड़ा ही है, लेकिन उसको हैंडल करना और उसको संभालना, हवा चलेगा तो कैसे संभालेंगे, इसलिए इस तरह का कुछ सिला गया, बटन लगाया गया कि थोड़ा आसान हो जाए। इसी को कला मूल्य कहते हैं कि इसमें कुछ कलात्मकता लगाई गई, कुछ कलात्मकता लगा लिया और कपड़ा पहन रहे। तो अभी क्या हो गया कि हम सुविधा को बड़ा मान लिए, क्योंकि मानव सभ्यता जब से धरती पे आई तब से सुविधा की तलाश में थी। अभी भी उसको लगता है कि सुविधा ही बड़ी चीज है, इसीलिए सुविधा कितनी भी हो जाए कम लगती है, कितनी भी हो जाए कम लगती है। क्यों? क्योंकि दूसरे के पास इससे ज्यादा है, इससे बड़ा है। यहां चले गए तो हम सारी पढ़ाई लिखाई के बाद, 20 साल शिक्षा में बिताने के बाद, समाज का तन मन धन लगने के बाद, किसी आदमी को शिक्षित होने में समाज का बहुत बड़ा धन लगता है। अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में किसी की 1 लाख रुपए फीस है तो 1 लाख रुपए में पढ़ाई थोड़ी होती है, उसके बाद सरकार का पैसा लगता है। और सरकार का पैसा कहां से आता है? सरकार कोई गेहूं थोड़ी उगाती है कि बेच के लाती है, वो हमारा आपका ही पैसा है। तो समाज का पैसा, एक डॉक्टर बनाने में समाज का कितना सारा पैसा लगता है, और एक डॉक्टर को तैयार होने में कितना साल लगता है बताइए? 5 साल में डॉक्टर हो जाएगा? पहले तो 12 साल और 12th करेगा, कि बिना 12th किए सीधे डॉक्टर होगा। तो 12 साल तो 12th करेगा, 5 साल MBBS करेगा, MD करेगा, कुछ इंटर्नशिप करेगा, कुछ और करेगा, कम से कम 22 साल 23 साल तो लग जाता है। 22 साल तो लग जाता है एक डॉक्टर तैयार होने में। और जिस डॉक्टर को तैयार होने में 22 साल लगता है, समाज का पैसा लगता है, आदमी के घर का पैसा लगता है, उस डॉक्टर के पास जाने में हमको डर लगता है। पता नहीं क्या करेगा, कौन सी दवाई उल्टी सीधी लिख देगा, पता नहीं कौन सी जांच बेवजह लिख देगा, पता नहीं कौन सा ऑपरेशन कर देगा। और अब तो और भी डर हो गया जब से रैकेट पकड़ में आने लगे कि ऑपरेशन के बहाने पता नहीं कौन सा अंग निकाल लेगा। ठीक है, सब डॉक्टर ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे ऐसा भी पकड़ में आने लगा है। तो कुल मिलाकर के हम ऐसा, जिसके ऊपर इतना समाज ने खर्चा किया, उसके पास ही जाने से डर लगता है। समाज को ही जाने में डर लगता है, कितना शोषण हो जाएगा उसको डर लगता है। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि जो डॉक्टर बन करके निकला उसको भी, उसके अंदर भी यही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है कि सुविधा ही सब कुछ है, सुविधा ही सब कुछ है। तो इसलिए वो सामने वाले को आदमी नहीं देखता है, सामने वाले को अपना ग्राहक देखता है कि इससे कैसे हमको ज्यादा सुविधा मिल जाएगी। ऐसे ही हर पेशे में है, डॉक्टर तो एक उदाहरण लिया, हर पेशे में है। टीचर भी स्टूडेंट को अपना रोजगार के रूप में देखता है, अपना रोजगार के रूप में देखता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसलिए आ गई क्योंकि ये जो हमको कहीं ना कहीं से ये हमारे अंदर बैठ गया कि सुविधा ही सब कुछ है, सुविधा ही सब कुछ है, सुविधा ही सब कुछ है। और अगर सुखी होना है, खुश ज्यादा रहना है तो क्या करो? सुविधा को बढ़ा लो, सुविधा को बढ़ा लो, सुविधा को बढ़ा लो।
क्योंकि खुश कितना होना है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। कितना ज्यादा? हमेशा, एक भी पल, एक भी क्षण आप दुखी होना नहीं चाहते। और भ्रमवश क्या मान लिया है कि ये सुविधा से हो जाएगा। सुविधा आपको कितना चाहिए? जब जरूरत हो तभी चाहिए। आपको भोजन कब चाहिए? जब भूख लगा हो। कितना चाहिए? जितने में भूख शांत हो जाए। उसके बाद बोले नहीं जी और खाओ, अभी बहुत सारा अनाज पड़ा है, खाओ, कोई कमी नहीं है, खाते जाओ। खा सकते हैं आप? नहीं खा सकते। आपके पास कितना भी, अभी ठंडी बीती है, आपके पास कितना भी महंगा गर्म कोट हो, कितना भी महंगा 10-20 हजार का, इस समय कहा जाए कि आप पहनिए, पहनिए, इतना महंगा कोट आपने खरीदा है, कमाई बहुत मेहनत से किया आपने वो कोट खरीदने के लिए। कई बार तो लगा कि कोट खरीदने के लिए ही हम कमा रहे हैं। अब पहनिए गर्मी में, नहीं पहन सकते। एसी आप घर में लगवाए हैं घर को ठंडा करने के लिए, अभी ठंड बीती है, उसमें चला के सोइए। आप नहीं चलाएंगे, क्यों? उस समय उसकी जरूरत नहीं है। तो एक भी सुविधा नहीं है जिसकी आपको हमेशा जरूरत है। लेकिन खुशी, एक भी पल, एक भी क्षण आपको ऐसा नहीं है जिसमें आपको खुशी नहीं चाहिए। सुबह चर्चा किया था कि सपने में भी हमको दुख नहीं चाहिए। खराब सपना देखते हैं तो भी डर जाते हैं, अरे यार बहुत खराब सपना देखा, क्या करें? क्या करोगे? सपना था, खत्म हो गया। लेकिन उसकी चर्चा करके हम दुख को व्यक्त करते हैं। मतलब सपने में भी दुख नहीं चाहिए। मान क्या लिए हैं? सुविधा से पूरा हो जाएगा। अब सुविधा तो जरूरत पे चाहिए। ये कितना चाहिए? हमेशा चाहिए। तो जो चीज केवल जरूरत पे चाहिए, उससे हमेशा वाली कभी पूर्ति होगी? नहीं होगी, हो ही नहीं सकती, नियम ही नहीं है। तो ये क्या हो गया? हमारा रॉन्ग नंबर हो गया कि सुविधा बराबर सुख। सुविधा बराबर सुख, ये हमने मान लिया है, ये सही नहीं है। सुविधा जरूरी है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि सुविधा को नकारा जाए, नहीं जी एक ही कपड़ा बहुत है, क्यों 2 कपड़ा रखना? ऐसा यहां से नहीं कहा जा रहा। एक कमरे का मकान ही ठीक है ऐसा नहीं कहा जा। छोटी गाड़ी ठीक है, ऐसा भी नहीं कहा जा रहा। हर आदमी तय कर सकता है कि उसको कितने सुविधा की जरूरत है, कितने कपड़े की जरूरत है, कितने बड़े मकान की जरूरत है, कितने बड़े गाड़ी की जरूरत है, वो अपना तय कर लेगा। दिक्कत क्या होती है? जब इसी सुविधा को, यानी सामान को, सामान से हम सम्मान अपना जोड़ लेते हैं, यहां आके समस्या हो जाती है। जब हम जोड़ लेते हैं सामान बराबर सम्मान, सामान ही मेरे सम्मान का प्रतीक है, जितना ज्यादा सामान उतना मेरा सम्मान। और इसी चक्कर में हमने अपने घरों को कबाड़ खाना बना दिया। जो जरूरत की चीजें नहीं है वो भी ले आके घर में भर दिया। क्यों? दूसरे के यहां था, हमको जरूरत नहीं है तो क्या हो गया, उसके यहां था। तो सामान से सम्मान जोड़ लिया, ये भी गलत कर दिया हमने। सामान से सम्मान, सामान तो जब जरूरत हो तभी चाहिए क्योंकि ये सुविधा ही है। और सम्मान कितना चाहिए? हमेशा चाहिए। तो अब सामान अगर ज्यादा चाहिए तो सामान कितना चाहिए? सम्मान ज्यादा चाहिए तो सामान कितना चाहिए? ज्यादा चाहिए। इसीलिए हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा है इसका। अच्छा, सारा प्रेशर फिर कहां जा रहा है? प्रकृति के ऊपर जा रहा है। सामान कहां से आता है? प्रकृति से आता है। हमारी बेवकूफियों का सारा लोड प्रकृति पे जा रहा है हमारे जो शिक्षा विधि से हमने बेवकूफियां परोस दी हैं लोगों को कि सामान बराबर सम्मान। अरे आदमी इतनी बड़ी चीज है, कल्पनाशील इकाई है, कर्म स्वतंत्रता की इकाई है, विश्वास को व्यक्त कर सकती है, सम्मान को व्यक्त कर सकती है, प्रेम को व्यक्त कर सकती है। उसने अपना सम्मान लोहे के टपरे में खोज लिया। कार क्या चीज है? लोहे का छत। उसने अपना सम्मान कुछ डिब्बों से जोड़ लिया। ये आदमी ने अपना ही अवमूल्यन कर लिया, अंडर इवेल्युएट कर लिया खुद को कि इतना महान इकाई जो कल्पनाशील इकाई है,
कर्म स्वतंत्रता इकाई है जो कि भावों को व्यक्त करती है और भावों को स्वीकार करती है। कोई भी गाड़ी, कोई भी मकान, कोई भी कपड़ा सम्मान को नहीं स्वीकारता, सम्मान को व्यक्त की भी नहीं कर सकता। मानव ही है जो सम्मान को, विश्वास को, प्रेम को, स्नेह को व्यक्त कर सकता है और स्वीकार सकता है। उसने अपने को लिंक कर दिया लोहे के टपरे से, लकड़ी के डिब्बों से, लकड़ी क्या क्या पत्थर से, ईंटे से। मेरे घर में ये वाला टाइल्स लगा है, लो, या उनके घर में ये वाला लगा, हमको भी लगाना है। अब पत्थर में अपना सम्मान जोड़ दिया। तो यहां आकर के हम ट्रैप हो गए, फंस गए, चक्कर में पड़ गए और मूल काम जो हमारा था वो भूल गया। क्यों? क्योंकि हम सम्मान को व्यक्त करने वाली इकाई हैं। कोई घर, कोई मकान, कोई पत्थर, कोई चीज सम्मान को व्यक्त नहीं करता, मानव ही व्यक्त करता है। सम्मान को स्वीकारने वाली इकाई है। वो वाले काम को छोड़ करके हम ईंट पत्थर को बड़ा चीज मान लिए। ईंट पत्थर का काम भी कर लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जो पत्थर लगाना लगा लिया जाए, थोड़ा आरामदायक रहे, साफ सुथरा रहेगा। पत्थर लगाए थोड़ा साफ सुथरा रहेगा, लेकिन सम्मान का प्रतीक नहीं है। इसको लगाया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम इसी से सम्मान जोड़ लेते हैं तब हम दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं, हम कहीं फंस जाते हैं और प्रकृति का शोषण करने लग जाते हैं। खुद भी दुखी होते हैं, दूसरों को दुखी कर डालते हैं। तो ये दो चीजें जो हमको कहीं से भी चली गई हैं कि सुविधा बराबर सुख, सामान बराबर सम्मान, इसमें हम जाकर के फंस गए। इसमें मैंने स्वयं ही अपने का अवमूल्यन कर लिया। यानी आदमी जो है, आदमी अपने को आदमियत से कम मान लिया, खुद को ही कम मान लिया। इसीलिए लोग कितना भी सामान हो जा रहा है, दीनता में देखे जा रहे हैं, हीनता में देखे जा रहे हैं। जैसे अगर आपके पास जितना सामान है, जितना बड़ा सामान है, उससे कम किसी के पास है तो थोड़ा सा चौड़े हो गए। लेकिन तब तक कोई ऐसा दिख गया जिसके पास आपसे ज्यादा है, फिर यार ये तो जिंदगी बेकार है, किसी काम लायक नहीं है। अभी तो हमारा उस शहर में मकान ही नहीं बना, इसका देखो 4 शहरों में बन गया। मतलब ये सब तुलना में चले गए और हम फिर जाकर के फंस गए। फिर वही चीज हुआ कि हम आदमी नहीं, आदमी से अपने को कम आंक लिए। क्योंकि 4 चीजों को हमने उपलब्धि मान लिया, रूप, पद, धन और बल। इन्हीं 4 को उपलब्धि मान लिया, इन्हीं 4 को ऐश्वर्य मान लिया। इस पे सुबह चर्चा हुई है। इसको ऐश्वर्य मान लिया, इसको उपलब्धि मान लिया और इसी को इकट्ठा करने में, इसी को बढ़ाने में हम लग गए। जबकि इसकी जरूरत कभी भी निरंतर नहीं है। इसकी जरूरत पर ही है। ये सारों से सुविधा ही मिलती है, सुविधा से सुख नहीं होता। इन सारे से सामान मिलता है, सामान से सम्मान नहीं होता। तो इन दोनों चीजों को समझना पड़ेगा कि सुख होता क्या है और सम्मान होता क्या है। ये चीज को समझना पड़ता है कि सम्मान होता क्या है, सुख होता क्या है, खुशी होती क्या है। ये पता ही नहीं खुशी क्या होती है, बस खुश होना है हमको। जी खुशी क्या होती है? होती होगी, बस हमको खुश होना है। तो जो चीज होना है वो पता ही नहीं है वो है क्या चीज। खुशी क्या चीज है ये हमको पता नहीं है। इसमें किसी का नाम तो नहीं खुशी है। हाँ, नहीं तो बोल देंगे जी ये खुशी है। तो खुशी क्या चीज है, सुख क्या चीज है, सम्मान क्या चीज है, विश्वास क्या चीज है, संबंध क्या चीज है। संबंध कोई सच्चाई है या मानव के द्वारा बनाया गया कोई एक ढांचा है? मानव ने कोई प्रोपेगेंडा खड़ा कर दिया संबंध के नाम पे बेवजह का। कहीं कहीं ये भी शुरू हो गया, संबंध कोई चीज होती नहीं है। तो सुबह इस पे भी चर्चा हुई थी, जो लोग देर से आए थे, कि मेरा जन्म हुआ है ये सच्चाई है कि नहीं? हाँ जी बोलिए, मेरा जन्म हुआ है ये सच्चाई है कि नहीं? और मेरा जन्म किसी संबंध में ही हुआ है, किसी परिवार में हुआ है, किसी संबंध में हुआ है। जो संबंधियों के द्वारा मेरे शरीर का जन्म हुआ है वो भी किसी न किसी संबंध से जुड़े हुए हैं।
मेरे माँ का एक पक्ष है, मेरे पिता का एक पक्ष है, वो भी संबंधी है। तो ये सारी चीजें नेचुरल, मैं नेचुरल हूं कि नहीं हूं? अगर मैं नेचुरल हूं तो मेरा संबंध जो है वो नेचुरल है कि नहीं है? तो संबंध नेचुरल प्राकृतिक सच्चाई है कि नहीं है? संबंध अस्तित्व सहज एग्जिस्टेंशियल रियलिटी है कि नहीं है? तो संबंध बनावटी चीज नहीं है, संबंध एक वास्तविकता है। तो संबंध को, अगर ये वास्तविकता है तो वास्तविकता को समझना पड़ता है। क्या है वास्तविकता, इसको समझा जाए, तब देखेंगे कि संबंधों में अब अपेक्षाएं क्या है। जैसे विश्वास, ये संबंध में अपेक्षा है, इससे कम में कोई संबंध चलता ही नहीं है, शुरू ही नहीं होता, यात्रा ही नहीं शुरू होती। विश्वास के बिना क्या संबंध की यात्रा शुरू होगी? यहां आप लोग शिविर में आए हैं, जिन्होंने भी आपको सूचना दिया था वो आपके कोई विश्वसनीय संबंधी रहे होंगे, तब आप यहां आए, नहीं तो क्यों आप आते अगर भरोसा ना होता तो? यानी संबंध की यात्रा विश्वास के बगैर शुरू ही नहीं होती, और हमारे में विश्वास का ही अभाव है। जैसे शिक्षा का काम जो होता है किनके किनके बीच होता है, बच्चे बताएंगे। शिक्षा की जो प्रक्रिया है किन किन के बीच चलती है? शिक्षक और स्टूडेंट के बीच में, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में शिक्षा का कार्यक्रम चलता है, और उसमें कोई कंटेंट होता है, कोई विषय वस्तु होती है, कोई पाठ्यक्रम होता है। अब वो चलेगा कैसे? तो ये चलेगा शिक्षक और विद्यार्थी के विश्वासपूर्ण संबंध से। यानी शिक्षक को यह लगता है कि मेरा जो विद्यार्थी है वो कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता वाला मानव है, इसके अंदर असीम कल्पनाशीलता है। यहां बैठे हुए हर मानव के अंदर असीम कल्पनाशीलता है, आप चाहे जितना कल्पना कर सकते हैं। अनलिमिटेड पावर ऑफ इमेजिनेशन सभी के पास है, कम नहीं होती, कितनी भी कल्पना करिए घटती नहीं है। चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बीमार हो या महिला हो, पुरुष हो, गोरा हो, काला हो, भारत का हो, अमेरिका का हो, पाकिस्तान का हो, सब में क्या है? असीम कल्पनाशीलता। तो अगर शिक्षक को लगता है कि मेरे विद्यार्थी में असीम कल्पनाशीलता है और कर्म स्वतंत्रता भी है, ऐसे विद्यार्थी के साथ हमको शिक्षा का काम करना है, तो क्या होगा? ऐसे विद्यार्थी को जिसमें असीम कल्पनाशीलता है, उसको हम समझदार और जिम्मेदार बना सकते हैं। उसको समझ वाली जितनी भी चीजें हैं कि मैं क्यों हूं, क्या हूं, कैसे हूं, संबंध क्या है, क्यों है, कैसे है, परिवार में, समाज में, प्रकृति में, और जीना कैसे है, मानव के साथ, प्रकृति के साथ, समाज के साथ, ये जिम्मेदारी, तो मैं उस अपने जो विद्यार्थी है उसको समझदार जिम्मेदार बना सकता हूं, क्योंकि उसके अंदर समझने की असीम क्षमता है, क्योंकि उसके अंदर कल्पनाशीलता असीम है। जिसके अंदर कल्पनाशीलता असीम है उसके अंदर समझने की क्षमता भी असीम है। ऐसा भरोसा जिस शिक्षक को है वो शिक्षक है। अब यही बात अगर बच्चे को शिक्षक के प्रति हो गया कि सामने जो व्यक्ति खड़ा है ये समझदार जिम्मेदार है, ये थोड़ा आगे है, ये दमदार है, समझदार और जिम्मेदार है, यह व्यक्ति समझदार और जिम्मेदार है, इसलिए ये मुझे समझदार और जिम्मेदार कर सकता है, बना सकता है। ये दोनों के बीच में जब भरोसा होता है तब पढ़ाई शुरू होती है। अगर शिक्षक को लग गया नहीं नहीं तुम तो पढ़ ही नहीं सकते, तुम्हारे खानदान में भी कोई नहीं पढ़ा है, जाओ खत्म, तुम क्या पढ़ोगे, तुम्हारे बस का ही नहीं है, अब भरोसा ही नहीं है। यानी आदमी, पता ही नहीं है कि आदमी कल्पनाशीलता, असीम कल्पनाशीलता वाली इकाई है, सब कुछ को वो समझ सकता है। या बच्चे के अंदर आ गया ये क्या पढ़ाएंगे हाँ, वो दोनों जगह, अगर दोनों जगह से ऐसा हो रहा है तो विश्वास का अभाव है, और विश्वास के अभाव में शिक्षा का कार्यक्रम हो ही नहीं सकता। कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता। शिक्षा को तो मैं उदाहरण के रूप में लिया हूं।
विश्वास के अभाव में कौन सा संबंध चलेगा? एक संबंध बताइए, माता पिता संतान संबंध विश्वास के अभाव में चलेगा? आपकी मम्मी आप पे हमेशा शंका करें, चलेगा? आप हमेशा मम्मी पे शंका करोगे, ये तो नमक ज्यादा डाल देगी, ये तो चाय ठीक नहीं बनाएंगी, ये तो खिचड़ी अच्छा नहीं बनाएंगी ये तो हमको प्यार पता नहीं करती हैं कि नहीं करती हैं। आज तो सवेरे की थी लेकिन दोपहर में बहुत डांट दिया था, पता नहीं शाम को करेंगे कि नहीं करेंगे। ऐसा आता है। पति पत्नी संबंध विश्वास का अभाव है, चलेगा? नहीं चलेगा। तो विश्वास तो आधार मूल्य इसीलिए कहा गया, विश्वास के बिना कोई संबंध चलने को कहिए हिल ही नहीं सकता, चलना तो दूर की बात जी। संबंध में अब ये विश्वास है क्या, अब ये इस पे चर्चा ही नहीं होती। बस तुम पे भरोसा नहीं किया जा सकता, तुम तो विश्वसनीय हो ही नहीं, तुम तो भरोसेमंद ही नहीं हो। अब ये भरोसा क्या चीज है पता ही नहीं है। विश्वास क्या है पता है आपको? तो विश्वास का पता ही नहीं है, विश्वास क्या चीज है, और वो ढूंढ रहे हैं हम, क्या चीज ढूंढ रहे हैं जो हमको पता ही नहीं है तो वही होता है अंधेरे में तीर। तो जितने भी भाव हैं, विश्वास, सम्मान, कृतज्ञता, प्रेम, गौरव, वात्सल्य, ममता, ये कुछ भी हमको पकड़ में आता नहीं है। मतलब मुझे तो नहीं आता था, आपको आता होगा, मुझे नहीं आता था पकड़ में। ये सब शब्द हमें एक ही जैसे लगते थे, स्नेह, प्रेम, ममता, ये सब एक ही जैसा लगता था, कुछ अंतर लगता ही नहीं था। और फिल्में कुछ देखे तो उसमें तो प्रेम का अलग ही नजारा दिखा रहा है प्रेम तो अमर होता है, विश्वास अमर होता है कि नहीं? तो जितने भी भाव हैं ये अमर ही होते हैं, ये भाव है, इनकी आयु होती ही नहीं है। अमर किसको बोलते हैं? जिसकी आयु ना हो। स्नेह की भी आयु नहीं होती, विश्वास की भी नहीं होती। तो प्रेम समझ में नहीं आया और प्रेम करने लग गए। अब गाड़ी चलाना ही नहीं आया, गाड़ी चलाने लग गए, क्या होगा? गिरेंगे, हाथ पैर टूट जाएगा सबके हाथ पैर टूटे हुए हैं। तो बच्चों को अभी क्या है, सब बच्चों की शादियां करा दी जा रही हैं। किनकी? बच्चों की। बच्चे किसको बोलते हैं? जो समझ नहीं जिसको हुआ है उसको बच्चे बोलते हैं। तो विवाह क्या है इसकी समझ है ही नहीं और विवाह करा दिया गया, तो बच्चे हैं कि नहीं है? तो इसीलिए विवाह पर भी कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी सोम भाई का विवाह पे गोष्ठी है। क्या चीज है उसको समझ लिया जाए, जिनको विवाह करना है वो समझ ले पहले विवाह है क्या चीज। थोड़ी सी चर्चा यहां भी करेंगे चौथे दिन अगर समय मिलेगा, विवाह क्या चीज है। तो बच्चों की शादियां करा दी गई और उनके भी फिर बच्चे हो गए, फिर वो अपने बच्चों की शादियां करा दे रहे हैं। तो सब गुड्डी गुड़िया का खेल, बच्चे क्या खेलते हैं? गुड्डे गुड़िया का खेल खेलते हैं। ये जो हो गए हैं, शादी विवाह हो गया, इनके बच्चे हो गए, ये भी गुड्डे गुड़िया का खेल ही खेलते रह जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कैसे जीना है, कैसे जीना है, कैसे संबंधों में तृप्ति आएगी, संबंध क्या चीज है, क्यों है, इसमें तृप्ति पूर्वक जिया कैसे जाएगा, विश्वास सम्मान क्या है, कृतज्ञता क्या है, गौरव क्या है, मानव का धरती पे प्रयोजन क्या है, मैं मानव हूं तो मैं सच्चाई क्या हूं मानव के रूप में, क्या मैं केवल शरीर हूं, क्या मैं केवल खाने पीने के लिए हूं? कुछ उत्तर नहीं है हमारे पास। और हम जो है समझदारी का सर्टिफिकेट भी लिए। ये वाली चीजों में फंसे हुए, मतलब मैं तो फंसा हुआ था, आप सभी नहीं फंसे होंगे, आप सभी विद्वान हैं, मैं फंसा हुआ था। तब तक मुझे 2007 में सूचना मिली। जैसे उसके पहले कुछ करते रहते थे, विपස්සना कर लिया और अन्य चीजें। तो विपස්සना भी अच्छा है, ध्यान पद्धति है, उसमें गए, अच्छा लगा ध्यान करने में। सन 2000 में 1999 दिसंबर में शिक्षक की नौकरी लग गई। मजा आ गया, लगा कि शिक्षक का काम बहुत बढ़िया काम है। कुछ दिनों के बाद ही स्टेट रिसोर्स ग्रुप के मेंबर बन गए, वहां पर किताबें लिखना, ट्रेनिंग करना, ये करना वो करना। कुछ दिनों के बाद पता चला कि ये जो किताबें लिखना, ट्रेनिंग करना, सारी चीजें करना, ये हम तो कर रहे हैं, अपना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन करने वाले बॉडी है, जो अथॉरिटीज हैं, उनका तो पॉकेट इससे भरता है खाली।
1 लाख किताब छपने का ऑर्डर होता है, 10,000 छपता, 90,000 छपता ही नहीं है। मतलब ये कमरे के अंदर की बात है, हालांकि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ये सारी चीजें जब पता चल गई तो हमें लगा कि शिक्षा में भी आप अपने विद्यालय में बच्चों के साथ भी वो नहीं कर सकते जो सोच रहे हैं। तभी 2007 में मेरे एक मित्र हैं सर्वदेव जी, वो हरिद्वार में रहते थे एक आश्रम में। उन्होंने कहा कि आप आ जाइए, यहाँ पर शिक्षा का एक कार्यक्रम होने वाला है। तो हमने कहा हरिद्वार में कौन सा शिक्षा का कार्यक्रम होगा? बोले होता है, उसमें बोर्ड लगता है और बोर्ड पे पढ़ाई होती है। तो हमने कहा ठीक है, क्योंकि मुझे उस मित्र पर भरोसा था। जैसे आपको बोले ना कि आपको किसी मित्र पे भरोसा है तो यहां आए हैं, तो वैसे ही मुझे उन पर भरोसा था। तो मैं वहां चला गया 2007 जून। वहां सोम भाई का शिविर था। पहले शिविर में हमको लगा कि सारी उल्टी बातें बता रहे हैं, मतलब मैं जितना सोचता हूं उसका उल्टा बता रहे हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे बारे में कोई पहले से बता दिया, मुझे ही टारगेट कर रहे हैं। तो भिड़ जाता था उनसे। लेकिन 5वें दिन 6वें दिन जाते जाते लगा नहीं, बात तो सही कही जा रही है और पूरा का पूरा बात है शिक्षा का है, एजुकेशन के विधि से इसको ले जाया जा सकता है। जब शिविर खत्म हुआ तो मैंने उनसे कहा अगले शिविर की डेट बताइए, मुझे आपका अगला शिविर करना है, क्योंकि इसमें तो मैं बितिंडाबाद में चला गया। 3 महीने बाद फिर वहीं पे दूसरा शिविर था। दशहरे के समय में था, तो दशहरे के समय उधर बड़ा त्योहार होता है, तो आपसे सुबह बताए थे कि उसमें संख्या बहुत कम आई, मात्र 28 लोग थे। तो मेरे लिए अच्छा अवसर हो गया, धड़ाधड़ प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न। तो ये दूसरा शिविर मेरा बहुत अच्छा हो गया। तब से आज तक न सोम भाई मुझे छोड़े न मैंने उन्हें छोड़ा हूं। उसके बाद सीधे अध्ययन में चला गया, फिर सीधे अध्ययन में चला गया, क्योंकि जो चीज मेरा शुरू से ये आदत रही है, स्वभाव कहना ठीक नहीं है क्योंकि स्वभाव तो सभी का एक ही होता है, अभी उस पर चर्चा करेंगे। मेरी आदत रही है कि जो चीज हमें लग रहा समझना है उसको फिर आर पार कर ही लेना है, उसमें फिर रुकते नहीं है। तो फिर 6 महीने लगा करके अछोटी रायपुर में, संयोग था कि ऑन ड्यूटी हमको लीव भी मिल गई थी, और उसमें रह करके मैं 6 महीने अध्ययन किया, पूरा अध्ययन और अभ्यास। उस समय आदरणीय नागराज जी भी हर दूसरे महीने 10 दिन के लिए वहां रहते थे, उनके साथ प्रश्नोत्तर होता था। उसी दौरान मेरी मुलाकात हुई थी मनीष सिसोदिया जी से, जो कि कुछ दिनों के लिए गए थे वहां पर। तो अगल बगल कमरों में थे, थोड़ी बातचीत हुई। बाद में हमको क्या पता था, हम भी भूल गए, वो भी भूल गए होंगे। बाद में जब आंदोलन वगैरह हुआ और वहां पर वो लोग राजनीतिक दल बना लिए, फिर सरकार बना लिए, तब फिर ढूंढे मुझे कि शिक्षा में बहुत सारा काम करना है और आपका भी आना यहाँ पर जरूरी है। सब मित्रों को बुला रहे हैं जो कि ऐसा काम कर सकते हैं। तो मूल्य शिक्षा पे काम करने के लिए वहाँ पर बाकायदे आमंत्रित किया गया, और मैं डेपुटेशन पे 5 साल रहा। और आपको सूचना होगी कि वहाँ पर हैप्पीनेस कैरिकुलम काफ़ी प्रसिद्ध हुआ, जिसकी खबर अमेरिका तक गई, सुबेरे चर्चा किए थे। तो वो कैरिकुलम बनाने में हमारी टीम ने बहुत समय लगाया और बहुत ही बढ़िया कैरिकुलम वो बन के तैयार हुआ। तो ये मेरी यात्रा है छोटी सी। इसमें जो सबसे बड़ा सहयोगी था वो मेरा परिवार, क्योंकि 2007 में मेरी बेटी तो बड़ी हो गई थी, 5 साल की, बेटा 1 साल का था। तो अब पत्नी को लगता था कि मतलब हम बच्चे को संभालें और आप घूमिए जाइए। अब अच्छा मान लीजिए 10 दिन के लिए गया, 1 हफ्ते के लिए गया, ठीक है। जुलाई 2009 में मैंने कहा कि अब 6 महीने के लिए जा रहा हूं। तो अब सोचिए कितना कठिन था। लेकिन हम भी घर में ही रहते थे, माता जी, उनको टूल बनाया, उनसे बातचीत किया, कन्विंस किया और चले गए। 6 महीने अध्ययन के बाद जब लौटे, बीच बीच में भी आते थे, जब लौटे तो एक दिन वो कहती है कि हमको भी शिविर करना है। हमने कहा क्यों? बोले 6 महीने में अगर आदमी में इतना गुणात्मक बदलाव आ जाता है तो इसका मतलब इस कंटेंट में बहुत दम है। तो हमने कहा मैं इसी समय का इंतजार कर रहा। उसके पहले हम कभी भी नहीं कहे कि आप शिविर करो, या शिविर की बात जाके चर्चा भी नहीं करते थे। क्यों? हम चर्चा करेंगे कुछ गलत कर देंगे। अच्छा मान लीजिए अच्छी कर दें, कि इसमें तो मूल्य की बात की जाती है, चरित्र की जाती है, संबंध की जाती है, प्रेम की जाती है, और हमसे व्यक्त ही ना हो वो, तो कहेंगे अच्छा खाली बात ही होती है तो कुछ है ही नहीं है, आता ही नहीं है।
तो इसलिए हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन वो 6 महीने जो गुजारे, 6 महीने अध्ययन के बाद, देखिए अगर इसमें अगर किसी को बहुत आगे जाना है तो एक बार 6 महीने वांग्मय से आर पार हो जाना चाहिए। उसमें जो अध्ययन अभ्यास हुआ उसके बाद उनके तरफ से खुद ही प्रस्ताव आया कि मुझे भी शिविर करना है, क्योंकि आदमी तो बदल जाता है, इससे पैराडाइम ही पूरा शिफ्ट हो जाता है। तो मैंने कुछ अलग नहीं किया, बस जो अपनी कल्पनाशीलता थी उसको कहीं एक जगह फोकस कर दिया। वही कल्पनाशीलता जो आप सभी के पास है, हर मानव के पास है, वही मेरे पास है, वही नागराज जी के पास थी, वही सोम भाई के पास है, वही सबके पास है, वही सुनील आगीवाल जी के पास है, वही कल्पनाशीलता। बस ये है लगा कहां रहे हैं उसको, जहां लगाते हैं वहां उपलब्धि होती है, जहां लगाएंगे वहां उपलब्धि। नियम है ये, सदुपयोग किया। आप सभी के सदुपयोग के लिए प्रस्ताव है। तो अभी देखेंगे कि व्यवस्था है कैसी। जो व्यवस्था जिसकी बार बार नाम आ रहा है, व्यवस्था है, व्यवस्था है, व्यवस्था को समझना है, व्यवस्था को समझना है। तो अभी देखते हैं व्यवस्था है कैसी। दो चीजें तो पकड़ में आ गई कि मानव जो है उसको धरती की सबसे शुद्धतम चीजें चाहिए, और किसी को इतनी शुद्धतम नहीं चाहिए। पानी शुद्ध, हवा शुद्ध, खाना शुद्ध, सब आपको शुद्ध चाहिए। उसको अशुद्ध भी हम ही कर रहे हैं, नासमझीवश, भ्रमवश। दूसरा एक और चीज है कि आदमी को निश्चितता चाहिए। क्या चाहिए? निश्चितता, सर्टेनिटी। निश्चिंत होना चाहता है। संग्रह क्यों करता है सुविधाओं का? पैसा क्यों बहुत सारा इकट्ठा करना चाहता है? सामान क्यों ज्यादा इकट्ठा करना चाहता है? अभी लॉकडाउन में क्यों एक बोरा बिस्किट ही उठा के ले जा रहे थे? निश्चिंतता चाहते हैं कि भूख लगेगी तो पेट भर जाए। तो जिस जिससे निश्चितता की पहचान हुई वो काम करता चला गया। पहले जो है छत के लिए झोपड़ी बनाया, फिर झोपड़ी खराब होती थी, चूती थी, आंधी में उड़ जाती थी। फिर उसके कुछ और जुगाड़ बनाया, प्लास्टिक के टीन के सेट बनाया, उसको नट बोल्ट से कसा। अब वो गर्म होने लगे, या बंदर आए उसको तोड़ दिए, पत्थर गिरा टूट जाता था, बहुत गर्म हो जाता था धूप में। फिर उसने लेंटर लगाया, छत लगाया। अब छत लगाया तो बहुत से जगहों पे भूकंप आए और छत भी गिर गया। तो अब कहां चला गया? अब भूकंप रोधी मकान बनाने लग गया। क्यों? क्योंकि निश्चिंतता चाहता है। पहले यह था कि दो कपड़े रहेंगे तो ठीक हो जाएगा भाई, एक पहने रहेंगे, एक धुल के रखे रहेंगे। फिर हुआ नहीं, बाहर कहीं जाना है तो दो से काम नहीं चलेगा, 4 ले लो, 8 ले लो, 10 ले लो, 15 ले लो। कोई कंपनी में काम करना है, एक एक सप्ताह 15-15 दिन धुलने धुलाने का टाइम नहीं मिलेगा, 15 ले लो। फिर बोला नहीं जी उसके पास तो 20 है, और वो बता रही थी कि उनके पास 40 साड़ियां हैं, और वो बता रहे थे उनके पास तो 12 सूट है। हमारे पास 12 से कम तो नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो तो और अच्छा रहेगा। अब वो फिर उसमें फंस गए। मानसिकता कहां से शुरू हुई थी? माइंडसेट निश्चितता से, निश्चिंतता से, कि हमारे पास कुछ चीजें हो जाए तो हमारे में निश्चिंतता आ जाएगी। कहां चले गए? धीरे धीरे होड़ में चले गए। फिर होड़ में चले गए। होड़ में चले गए तो क्या कर दिए? ईर्ष्या, द्वेष शुरू हो गया और प्रकृति का शोषण शुरू हो गया। ये सब कैसे हुआ है? इसका ढांचा क्या है? व्यवस्था जिसको कह रहा हूं, व्यवस्था क्या है उसका थोड़ा सा यहां पर एक चित्र बनाते हैं। तो पूरी धरती को देखेंगे तो धरती पे पदार्थ हैं जिसको हम नॉन लिविंग किंगडम बोलते हैं, या नॉन लिविंग या मटेरियल बोलते हैं जिनको, यानी मिट्टी है, पत्थर है, ये सब चीजें हैं। दूसरा जिसको हम बोलते हैं पेड़ पौधे, प्लांट किंगडम, है पेड़ पौधे। और तीसरा है
पशु पक्षी, एनिमल किंगडम, और चौथा है मानव। अभी जो एग्जिस्टिंग साइंस है उसमें दो ही प्रकार बताया जाता है, इसको बताया जाता है नॉन लिविंग और इन तीनों को लिविंग बताया जाता है। और लिविंग में फिर आगे आते हैं तो इसको बॉटनी में पढ़ते हैं, इसको जूलॉजी में पढ़ते हैं, और इन दोनों को जूलॉजी में पढ़ते हैं। और आदमी को क्या बोल देते हैं? मानव, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। एनिमल मीन्स जानवर। अच्छा, उसका हिंदी क्या किया? मानव एक सामाजिक जानवर। क्यों नहीं बोला? एनिमल मीन्स तो जानवर होता है ना। थोड़ा अटपटा लग रहा था, अपने लिए क्या जानवर लिखना, अपने लिए क्या जानवर बोलना, अपने लिए एक शब्द नया लाओ, प्राणी। तो मानव एक सामाजिक प्राणी है ऐसा बोल दिया, मतलब जानवर ही है, सामाजिक है। अच्छा, कौन सा जानवर सामाजिक नहीं है? सही है ना, यहां सब सही बोला जाएगा। कौन सा जानवर असामाजिक है बताइए? कौन सा जानवर यहां असामाजिकता करता हुआ आपको दिखता है? ठीक है, लेकिन ठीक है, किसी समय वो पहचाना गया। अब इसमें क्या चीज है कि ये सभी जुड़े हुए हैं कि नहीं? ये सभी जुड़े हुए हैं, ये अलग अलग हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? ये पदार्थ जो है ये पेड़ पौधों के लिए पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं। पूरक का मतलब जो चीज इसको कमी पड़ती है उसको ये पूरा करते हैं, उसी को पूरक बोलते हैं ना। जैसे हम यहाँ आए हैं शिविर में, तो हम तो ना आटा लाए हैं, ना चावल लाए हैं, ना दाल लाए हैं, ना सब्जी लाए हैं, लेकिन भूख तो लगेगी। तो जब भूख लगती है तो हम कहाँ भाग रहे हैं? किचन की तरफ। तो किचन क्या है हमारे लिए? पूरक है, क्योंकि उस समय हमको उसकी जरूरत है और वहां से पूर्ति हो जा रही है। तो वैसे ही पेड़ पौधे और पदार्थ को देखेंगे तो एक दूसरे के लिए पूरक है। जैसे पेड़ पौधों को पानी चाहिए, हवा चाहिए, धूप चाहिए, मिनरल चाहिए, वो पदार्थ से मिल जाता है। दे देता है या पैसा वैसा मांगता है इससे, या ये कोर्ट कचहरी में लड़ करके लिया है इससे? तो ये नेचुरल है, सहज है, इसी को सहज बोलते हैं। सहज है, सहज उपलब्ध है, कोई झगड़ा है ही नहीं, कोई कंपटीशन है नहीं, कोई लोचा ही नहीं है वहां पे। फिर पदार्थ किसको रिच कहते हैं? जो मिनरल जिसमें ज्यादा हो उसको रिच मटेरियल बोलते हैं। मतलब मिट्टी को अगर देखें तो अगर पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं वो जब नीचे गिरती हैं, सड़ती गलती है, तो वो फिर क्या बन जाती है? मिट्टी को और फर्टाइल कर देती हैं, तो इसको और रिच बना देती हैं, जिससे कि इनके लिए और पूरक हो सके। तो ये इनके लिए पूरक हो गए। कौन? पेड़ पौधे इनके लिए। दूसरा, बहुत सारी चीजें हवा में है, ठीक है, जो कि मिट्टी में पेड़ पौधों के माध्यम से ही जाती है। नाइट्रोजन वगैरह पेड़ पौधों के माध्यम से जाती है, तो वो भी करते हैं। तीसरा, पानी अगर धरती के बहुत नीचे है और वो ऊपर नहीं आएगा किसी तरह से, पर ऊपर की तरफ यात्रा उसकी नहीं होगी, तो ऊपर वेजिटेशन नहीं होगा, हरियाली नहीं रहेगी, वो जमीन ड्राई रहेगी, उत्पादन नहीं होगा। तो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जिनकी जड़ें बहुत नीचे तक जाती हैं। जैसे ये खेजड़ी है राजस्थान में, इनकी जड़ें बहुत नीचे तक जाती हैं, सैकड़ों फीट नीचे तक जाती हैं, और वहां तक जा करके, और जाती कैसे हैं? जमीन में ड्रिल करते हुए उनकी जड़ों में केमिकल जो है वो निकलता रहता है और उसको
होल करते हुए नीचे तक जाती हैं, और नीचे तक जब चली जाती हैं तो वो एक होल भी तो बनाती है ना, छेद भी बनाती है, फिर उससे पानी का ऊपर तक आता रहता है, फिर ऊपर हरियाली आ जाती है। अब ये पेड़ पौधे पदार्थ के लिए पूरक हुए कि नहीं हुए इस विधि से? तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप देखेंगे तो पेड़ पौधे पदार्थ के लिए और पदार्थ पेड़ पौधों के लिए पूरक है। फिर ये पेड़ पौधे पशु पक्षी के लिए पूरक है, क्योंकि इनके आहार हैं, बहुत सारे पशु पक्षी के आहार पेड़ पौधे हैं, इनके आहार हैं। पशु पक्षी पेड़ पौधों के लिए पूरक हैं कि नहीं है? कैसे? तो जो पत्तियां ये गिरी हैं जमीन पर, इनको अपने आप खाद बनने में कितना टाइम लगेगा? 6 महीने 8 महीने लग जाएगा। लेकिन इन पत्तियों को कोई पशु पक्षी खा लेगा, फिर गोबर करेगा, बीट करेगा, और वो बीट कितने दिन में खाद बन जाएगी? बहुत जल्दी बन जाएगी। तो ये पूरक है कि नहीं इनके लिए? और जब खाद बनाया तो पदार्थ के लिए भी पूरक है। ऐसे ही मानव के लिए देखेंगे, अच्छा इसी तरह से पदार्थ जो है पशु पक्षी के लिए पूरक है और पशु पक्षी पदार्थ के लिए पूरक है। ऐसे ही मानव को देखने जाएंगे तो मानव के लिए पेड़ पौधे पूरक हैं, मानव के लिए पशु पक्षी पूरक है, मानव के लिए पदार्थ पूरक है। लेकिन जब मानव की बारी आई तो मानव पेड़ पौधों के लिए पूरक है, इसमें क्वेश्चन मार्क है। मानव पदार्थ के लिए पूरक है, इसमें भी क्वेश्चन मार्क है। मानव पशु पक्षी के लिए पूरक है, इसमें भी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि दिख नहीं रहा। मानव ने जहां हाथ लगाया, पदार्थ को हाथ लगाया, मिट्टी खराब, पानी खराब, हवा खराब, सारा पेट्रोलियम निकाल लिया, सारा लोहे के खनिज निकाल लिया। इतना लोहे के खनिज, लोहे की पहाड़ हुआ करते थे लोहे के, बैलाडीला वगैरह में, छत्तीसगढ़ में। पहले पहाड़ में का लोहा खत्म किया, फिर खोद के निकालना खत्म किया, और ढूंढ रहा है और निकालेगा। और पता है लोहा कहां लगता है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा लोहा सुरक्षा के लिए उपयोग हो रहा है, भय से बचने के लिए, वो भी आदमी के भय से बचने के लिए। भय 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक भय, दूसरा होता है पशु पक्षियों का, माने जंगली जानवरों का, हिंसक जानवरों का भय, और तीसरा होता है मानव का भय। तो प्राकृतिक भय से बचने के लिए उपाय कर लिया, भूकंप रोधी मकान, ये मकान वो मकान सब कर लिया। जंगली जानवरों से बचने के लिए जंगल काट दिया या जंगल से दूर आके बस गया, शहर बसा लिया। लेकिन मानव से भय ये बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा है। हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग को कहा जाता था, कहीं वीराने में जाते थे और कहीं अगर आदमी आते दिख जाते थे तो बड़ा संतुष्ट हो जाते थे हम, चलो ठीक। रात में कहीं वीराने में जा रहे हैं, एकदम सन्नाटा है, और तब तक एक आध आदमी उधर से आता दिख गया तो बड़ी संतुष्टि हो जाती थी, चलो ठीक है कोई है। अभी आज के डेट में अगर वीराने में जाइए और आदमी दिख जाए और भय बढ़ जाता है। अब मानव में जो, मानव के द्वारा जो भय पैदा किया गया, उसको कोई ताला नहीं रोक पा रहा है, कोई डिजिटल लॉक नहीं रोक पा रहा है, कोई सीसीटीवी नहीं रोक, मतलब सारे टेक्नोलॉजी लगा लीजिए, मानव में निहित अमानवीयता का भय रुक ही नहीं रहा है। उसके लिए हमको और लोहा और लोहा और लोहा और लोहा चाहिए, सब लोहा निकाल डालो। तो पदार्थ को देखेंगे तो मानव ने पदार्थ को तो बर्बाद कर दिया। पेड़ पौधों को देखेंगे, अब तो कुछ बहुत जागरूकता आई है, फिर से जो है वो वेजिटेटिव जो एरिया है वो बढ़ी है, वेजिटेशन की एरिया, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारा कहेंगे तो पेड़ पौधों को नुकसान, अगर आप हवा खराब कर रहे हैं तो क्या पेड़ पौधों को नुकसान नहीं होगा? आप पानी को खराब कर रहे हैं तो क्या पेड़ पौधों को नुकसान नहीं होगा? मिट्टी को खराब कर रहे हैं तो क्या पेड़ पौधों को नुकसान नहीं होगा? और अंततः किसका नुकसान होना है? मिट्टी खराब हो गई, उससे मिट्टी को कोई प्रॉब्लम है? बताओ बच्चों मिट्टी खराब हो गई, उससे मिट्टी को कोई प्रॉब्लम है? हवा खराब हो गई, उससे हवा को कोई प्रॉब्लम है? पानी खराब हो गया, उससे पानी को कोई प्रॉब्लम है? किसको है?
और खराब किसने किया है? बस ये आप लोग अभी से जान लो, आपकी पहली वाली पीढ़ियां सब बर्बाद की हैं और आप भी बर्बाद कर दोगे तो 150-200 साल बाद जो पीढ़ियां आएंगी वो कहेंगी ये सब निकम्मे भी थे, अज्ञानी भी थे, निरक्षर भी थे, पता नहीं पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे पता नहीं इनको कुछ आता था कि नहीं आता था, पता नहीं उस समय जीवन विद्या शिविर चलता था कि नहीं चलता था क्यों? सब खराब। कहां जाएंगे, क्या करेंगे? अभी पानी खरीद के आप पी रहे हैं, यहीं पहुंच गए ना आप। अगर घर में आरओ भी लगाए हैं तो उसका एनुअल मेंटेनेंस देना पड़ता है, बिजली का बिल देना पड़ता है, तो खरीद के तो पी रहे हैं। हाँ, अभी हवा भी आ गया। अभी दिल्ली के अंदर जितने दुकान वाले हैं वो सबके यहाँ बड़े बड़े बोर्ड लग जाते हैं अक्टूबर आते ही, एयर प्यूरिफायर अवेलेबल हियर हाँ, एयर प्यूरिफायर लगाइए, हवा भी खरीद के लीजिए। फिर मिट्टी कहाँ खरीदने जाएंगे? तो कुल मिलाकर के पदार्थ को देखेंगे, पेड़ पौधों को देखेंगे, और पशु पक्षी बहुत सारे तो एक्सटिंक्ट हो गए, इनको भी नुकसान पहुंचा रहा कौन? मानव। तो ये जो नुकसान पहुंचाने का कारण है उसके पीछे है कि मानव में अभी निश्चितता नहीं आई है। जिस निश्चितता की चाह है वो निश्चितता मानव में आई नहीं है। पदार्थ में निश्चितता पाई जाती है, इसीलिए हम पदार्थ का उपयोग कर पाते हैं। अगर पदार्थ में निश्चितता न पाई जाए तो हम पदार्थ का उपयोग कर ही नहीं पाएंगे। पानी का आचरण निश्चित है तभी हम पानी का उपयोग करते हैं, लोहे का आचरण निश्चित है तभी हम लोहे का उपयोग करते हैं, सीमेंट का आचरण निश्चित है तभी हम सीमेंट का उपयोग करते हैं। ये सीमेंट सरिया लगा करके जो छत लगी है, ये हमको पता है कि इसका दिवाली होली नहीं है, ये छुट्टी नहीं मनाता है, ये तान के ही रखेगा, ऐसा विश्वास है, ऐसा वो नियम निश्चितता हम पहचाने हैं, तब उसमें सरिया में सीमेंट लपेट के, कंक्रीट लपेट के और स्लैब लगाए और फिर उसके नीचे बैठे हैं। अगर ये होता कि इनका भी मूड डिस्टर्ब होता है कभी कभी तो हम फिर नहीं बैठते। तो पदार्थ में निश्चितता पाई जाती है। कैसे? निश्चितता का आधार क्या है? तो निश्चितता का आधार है परिणाम, जो परिणाम आया। जैसे हाइड्रोजन जलने वाली चीज है, यह उसकी निश्चितता है। क्या निश्चितता है? कि हाइड्रोजन जलेगी ही। ऑक्सीजन जलाने वाली चीज है, यह उसकी निश्चितता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में चीजें जलती हैं, यह भी उसकी निश्चितता है। एक निश्चित अनुपात में दोनों मिल गए, हाइड्रोजन का 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम मिल गया और एक नया परिणाम आ गया। क्या? पानी। अब उसकी अलग निश्चितता हो गया, यानी उसका आचरण एकदम अलग हो गया, वो बुझाने वाला हो गया। एक जलने वाला एक जलाने वाला मिलके क्या हो गया? बुझाने वाला। ऐसे विज्ञान पढ़ाया जाता है, H2O न पढ़ाया जाता है। जैसा मैं बोल रहा हूं कि एक जलने वाला, 2 जलने वाले और एक जलाने वाला, और दोनों मिल गए क्या हो गया? बुझाने वाला ऐसे पढ़ो साइंस। ये परिणाम आ गया, नया जो परिणाम आया वह उसके अनुसार उसमें निश्चितता पाई जाती है। तो पदार्थ में जो भी निश्चितता पाई जाती है परिणाम के अनुसार। सोडियम एक अलग आचरण के साथ है, क्लोरीन एक अलग आचरण के साथ है, दोनों मिल गए क्या हो गया? नमक बन गया, उसका अलग निश्चितता हो गई। तो परिणाम के आधार पर इसमें निश्चितता पाई जाती है। जैसा परिणाम वैसी निश्चितता। पेड़ पौधों में निश्चितता कैसे पाई जाती है? बीज के आधार पे। जैसा बीज है वैसी निश्चितता उसमें पाई जाएगी। अगर आम का बीज आपने लगाया है मिट्टी में तो उससे आम का ही पौधा आएगा, और वो आम जैसा ही, आम का पौधा जैसे बढ़ता है वैसा ही बढ़ेगा और उसमें आम का ही फल आएगा। अगर आदमी उसमें कुछ अपनी क्रिएटिविटी नहीं लगाया है तो, हाँ, नहीं तो आदमी उसी में नीम भी लगा देगा, बोलेगा देखो आम के अंदर नीम भी आ गया, तो आम ही आएगा, ये उसकी तो बीज के आधार पे पेड़ पौधों में निश्चितता पाई जाती है, और जब तक वो है जिंदा तब तक उसमें वही आचरण पाया जाता है, एक ही आचरण पाया जाता है, इसीलिए हम उसका उपयोग कर पाते हैं। पशु पक्षियों के अंदर भी निश्चितता पाई जाती है।
अनिश्चितता उनके अंदर नहीं पाई जाती। जैसा उनका आचरण निश्चित है वैसे ही आचरण के साथ ताउम्र वो बने रहते हैं। इसीलिए जो जानवर हमारे उपयोगी लगे उसको हम अपने पास ले आए हैं, उनकी निश्चितता को देख करके। उनमें निश्चितता का आधार क्या है? वंश। क्या है? जिस वंश में पैदा हुए हैं, गाय के वंश में पैदा हुए हैं तो गाय के आचरण के साथ ही ताउम्र बने रहेंगे। बकरी के वंश में पैदा हुए हैं तो बकरी के आचरण के साथ ही ताउम्र बने रहेंगे। यही उनमें निश्चितता है, वंश के आधार पर। अब मानव में निश्चितता परिणाम होता नहीं है, बीज विधि से इसमें कुछ होता नहीं है, वंश के अनुसार इसमें कोई निश्चितता नहीं पाई जाती। एक विद्वान माता पिता का संतान मूर्ख हो सकता है और एक मूर्ख माता पिता का संतान विद्वान हो सकता है। एक नितांत ईमानदार और व्यवस्थित माता पिता की संतान नितांत भ्रष्ट और अपराधी हो सकता है, और एक नितांत भ्रष्ट और अपराधी माता पिता का संतान नितांत ईमानदार हो सकता है। वंश के आधार पर मानव के अंदर शरीर में भले समानता आ जाए, आचरण में कोई समानता नहीं पाई जाती। लेकिन निश्चितता तो चाहिए वहां भी। जिस भी आदमी के साथ हम जीते हैं वो निश्चितता की चाहत मानव के अंदर है। मेरे में निश्चितता नहीं है वो अलग बात है, लेकिन मेरे में निश्चितता की चाहत है। हम बोलते हैं यार तुम पे भरोसा नहीं किया जा सकता, तुम तो कभी कुछ बताओ कैसे भरोसा किया जाए? अपना नहीं देख रहे हमारे पे हो रहा है कि नहीं हो रहा भरोसा। यानी निश्चितता की चाहत मेरे अंदर भी है दूसरे मानव से। यह निश्चितता आएगी कैसे? तो मानव में निश्चितता का आधार जब भी होगा शिक्षा संस्कार ही होगा। शिक्षा संस्कार के आधार पर निश्चितता, यहां बीज के आधार पर निश्चितता, यहां वंश के आधार पर निश्चितता, और यहां परिणाम के आधार पर निश्चितता। ये प्राकृतिक नियम है, ये अस्तित्व सहज नियम है, इसमें हम कुछ बदलाव नहीं कर सकते। इसीलिए बोला गया है कि मानव जो है ज्ञानावस्था की इकाई है। यानी जब भी ये नियंत्रित होगा, संतुलित होगा, संतुष्ट होगा, ज्ञान से ही होगा, समझ से ही होगा। आज भी आप देखिए, आप जब जब निश्चिंत हुए हैं तो कोई समझ होने से हुए। जब जब आपको कोई समझ हुई है आपके अंदर निश्चिंतता आई है। जैसे बच्चा जब प्यास लगता है तो चिल्लाता है, उसको क्या पता है पानी चाहिए, वो चिल्लाता है। तो जो उसकी माँ है, पिता है, भाई बहन जो भी है, जो उसकी उस संवेदना को पहचान रहे हैं, उस सेंसेशन को पहचान रहे हैं, वो बोलते हैं अरे इसको पानी पिला। तो जैसे ही उसको पानी पिलाते हैं चुप हो जाता है। धीरे 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 उसको लगता है कि ये जो संवेदना मेरे अंदर आ रही है इसकी पूर्ति उस पदार्थ से हो जाती है, और तब तक वो हाथ पैर भी चलाने लगता है, चलने वलने भी लग जाता है। फिर जब उसको प्यास लगती है तो वो चिल्लाता नहीं है, क्या करता है? पानी उठाता है, पी लेता है, हो गया काम। ये उसको एक समझ आई, और जिस दिन उसको ये समझ आई थी उसको बड़ी खुशी हुई थी। बच्चे को जब आप खाना खिलाते हैं तो जैसे ही वो थोड़ा बड़ा होता है वो आपके हाथ से खाना नहीं चाहता। नहीं मैं खाऊंगा, नहीं मैं खाऊंगा, भले आधा से ज्यादा गिरा दे वो नीचे, आधे से ज्यादा खाना वो नीचे गिरा देगा, ऐसे खाएगा, कुछ भी करेगा, लेकिन वो चाहता है कि हम खा लें। और जिस दिन उसको खाना आ जाता है उस दिन बहुत खुश होता है। तो आप देखेंगे जिस दिन आपको, जब आपको मोबाइल चलाना आया तो आप बड़े खुश हो गए। आपके घर में मोबाइल आया और आपके बच्चों ने, किसी ने आपको सिखा दिया, जब आपको आ गया तो आप बड़े खुश हो गए, अब हमको आता है। यानी मानव जो है वो समझ से ही तृप्त होता है, और आगे भी समझ से ही तृप्त होगा। कब तक? जब तक पूरा समझदार नहीं हो जाएगा।
समझ ही एकमात्र आधार है मानव के तृप्त होने का, मानव के पूर्ण होने का। क्यों? क्योंकि मानव ज्ञानावस्था की इकाई है। शिक्षा संस्कार विधि से ही उसमें निश्चितता आएगी, उसके आचरण में निश्चितता आएगी, दूसरी कोई विधि नहीं है। बताइए प्रश्न। तो ये संपूर्ण प्रकृति व्यवस्था है कि अव्यवस्था है? हमको क्या करना है? उस व्यवस्था को समझना है और उस व्यवस्था के साथ हो लेना है। व्यवस्था बनाना नहीं है। हाँ, नहीं तो हम व्यवस्था बनाते हैं। एक शिविर ले रहा था दिल्ली में, तो ऐसे ही एक टीचर थे, वो कहे कि धरती बहुत कुरूप है, ऊबड़ खाबड़ है, इस पे गड्ढे हैं, ये विद्रूप है, आदमी इसको सुंदर बनाता है। सही है ना? नहीं सही है? उन्होंने कहा आदमी इसको सुंदर बनाता है। तो ऐसे ऐसे भ्रम में हम हैं। प्रकृति स्वयं में एक व्यवस्था है। आदमी बना तो दिया सुंदर, हवा भी खराब कर दिया। तो प्रकृति अपने आप में स्वयं में एक व्यवस्था है और पूरी व्यवस्था है। मानव ही इसमें अपूर्ण है। आप देखिए, ये पूर्ण है, हाँ जी, ये पूरा है क्योंकि निश्चित आचरण के साथ है। ये पूरा है क्योंकि निश्चित आचरण के साथ है। ये पूरा है क्योंकि निश्चित आचरण के, ये पूरा नहीं है क्योंकि इसका आचरण ही निश्चित नहीं हुआ। इसका आचरण निश्चित होगा ज्ञान से, शिक्षा संस्कार से। जब तक शिक्षा संस्कार में कंटेंट पूरा नहीं होगा तब तक मानव पूरा नहीं होगा। एक तरफा कथा चल रही है। भैया। हाँ जी, पानी पी लो। हाँ हाँ, बोलते रहिए आप। हाँ भैया, आपने बोला कि पदार्थ अवस्था में परिणाम में निश्चितता और पेड़ पौधों में बीज विधि में निश्चितता तो मतलब मानव में आचरण में निश्चितता न होने के कारण अविश्वास की कमी, मतलब विश्वास की कमी है, और आचरण में निश्चितता यानी विश्वास। हो गया? पूछ रही हूँ भैया आपसे। अच्छा, ठीक है। तो जैसे पदार्थ में निश्चितता का मतलब यह हुआ कि वो उस पे भरोसा किया जा सकता है। पानी पे भरोसा किया जा सकता है, मिट्टी पे किया जा सकता है, पत्थर पे किया जा सकता है, लोहे पे किया जा सकता है, क्योंकि लोहा अपने लोहत्व के साथ है। लोहे में सोने के गुण नहीं आएंगे और सोने में लोहे के गुण नहीं आएंगे। वो सोने की निश्चितता के साथ है, लोहे की निश्चितता के साथ है, नमक की निश्चितता के साथ है। पेड़ पौधे में सारी कोडिंग बीज में है, उस बीज के अंदर ही सारी कोडिंग है, उस बीज के अनुसार ही उसका सारा यात्रा तय हो जाता है और एक निश्चित होता है, अनिश्चित नहीं होता है कुछ। मानव में जो निश्चितता नहीं है, तो सबसे पहले जो अनिश्चितता का जो प्रभाव आएगा, जो आप कह रहे हो कि अविश्वास। आप में निश्चितता को हम पहचानेंगे तो आपके साथ विश्वास पूर्वक जी सकते हैं। आपके आचरण में अनिश्चितता है, मैं आपके साथ विश्वास पूर्वक कैसे जी पाऊंगा? तो मानव में निश्चितता का नाम विश्वास है। मानव के आचरण में निश्चितता का मान उसका सम्मान पूर्वक जीना है, उसका स्नेह पूर्वक जीना है, उसका प्रेम पूर्वक जीना है, उसका कृतज्ञता पूर्वक। जितने भाव हैं ये सभी निश्चितता को प्रकट करते हैं। जितने भाव हैं, विश्वास, सम्मान, प्रेम, ममता, वात्सल्य, कृतज्ञता, ये सभी निश्चितता को ही प्रकट करते हैं। ये हमारी तृषा है, मतलब हमको चाहिए, ये विश्वास चाहिए, सम्मान चाहिए, प्रेम चाहिए, और फिर मेरे से व्यक्त भी वही होगा। ये निश्चितता है। किसको विश्वास नहीं चाहिए? भाई, गाय को क्यों हम पालते हैं? क्योंकि उसके वंश को पहचानते हुए हमको लगता है कि गाय का जो कुछ भी वेस्ट मटेरियल है और जो दूध है वो सब मानव के लिए उपयोगी है। और गाय ऐसा नहीं है कि मानव के लिए दूध अपने आप देती है। जो जंगल में गाय है वो केवल अपने बछड़े के लिए दूध देती है, लेकिन जब मानव उसको पालता है, उसकी अतिरिक्त सेवा करता है, उसके अतिरिक्त भोजन का इंतजाम करता है,
उसकी देख रेख करता है, तो फिर मानव के लिए भी वो अतिरिक्त दूध भी देती है। ऐसा हमने उसको पहचाना, इसलिए अपने करीब लाए हैं उसको। बहुत सारे जानवर जिनको हम आदमी के करीब लाए हैं, क्योंकि हमको उनकी निश्चितता का पता है। कुत्ते की निश्चितता का पता है हमको, तभी हम कुत्ते को घर में पाले हैं, तो भी उसको टीका लगवा के रखे हैं। रखे हैं कि नहीं? कुत्ते को हम घर में जो पालते हैं, तो चूंकि कुत्ता एक हिंसक पशु है मानव के लिए, तो इसलिए हम उसको, कितना भी प्यारा कुत्ता होगा, उसको हर 6 महीने पे हम वैक्सीन रेबीज का लगवाते हैं जाके, क्योंकि पता नहीं कब अपने कुत्तेपन पे आ जाए। ठीक है, तो हम उसको कभी भी, आप देखिए, वैक्सीन लगवा के रखते हैं, क्योंकि हमको पता है कि ये कभी भी आक्रोशित हो सकता है, क्योंकि क्रूर जानवर है वो। जीव जंतु ये जो पशु पक्षी हैं, ये क्रूर अक्रूर 2 कैटेगरी होती है। मैं जैसे कुत्ता किसी के लिए क्रूर है, किसी के लिए अक्रूर है, किसी से डरता भी है, तो आदमी के लिए क्रूर है वो, इसलिए आदमी उसको वैक्सीन लगवा के रखता है। शेर पालते हैं लोग, उसको भी वैक्सीन लगवा के रखते हैं, उसका ऐसा इंतजाम करते हैं कि पिंजड़े में ही रहे ज्यादातर। कैसे हम पहचान रहे हैं? उसके आचरण को हम जानते हैं कि उसकी निश्चितता है। सपेरे जो सांप दिखाते हैं, उसमें ज्यादातर देखो उसके विष का दांत तो तोड़ देते हैं, क्योंकि वो जो सामान्य दांत है उससे थोड़ी काटता है वो। ठीक है, क्योंकि वो क्रूर है ना, तो कभी भी गड़बड़ कर सकता है, इसलिए उसका कोई उपाय करके रखते हैं, क्योंकि उसका आचरण हम पहचान रहे हैं। मानव को पता नहीं है कब गाय होगा, कब शेर हो जाएगा। सुबह के समय गाय है, हाँ जी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, और पता चला कोई ऐसा चीज बिगड़ गया कि कब वो शेर हो गया। क्यों? पापा बोलते बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, मेरा राजा बेटा, फिर बोले तुम गधे हो। अब वो समझ ही नहीं पा रहा है कि हम राजा हैं कि गधे हैं, कितने देर हम राजा रहते हैं, कितने देर गधा हो जाते हैं। तो ये क्या है? मानव के आचरण की निश्चितता जब भी होगी तो शिक्षा संस्कार से होगी। हाँ जी जी भैया, अभी जब आप बता रहे थे तो एक बार पहले आया दिमाग में कि मानव पशु पक्षी जगत और पेड़ पौधे का जो जगत है उसको बचाने के प्रयास भी कर ही रहा है। जैसे पेड़ पौधों के लिए नर्सरीज वगैरह बनवा रहे हैं, या पशु पक्षियों के लिए वो राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य बना रहे हैं। फिर पकड़ में आया कि नहीं, वो तो अभी शुरू तो अभी किया है, उससे पहले उनका हनन तो बहुत सालों से चल रहा है, बचाने की प्रक्रिया अभी शुरू हुई और वो भी पूरी तरह से नहीं चल रही है। वो मतलब एक बार आया, फिर खुद ही पकड़ में भी आ गया। और एक क्वेश्चन था, अस्तित्व सहज वर्ड थोड़ा पकड़ में नहीं आ पा रहा था। अच्छा, तो पहला जो आपने शेयरिंग किया है वो तो अच्छी बात है कि अगर बचाने का प्रयास किया जा रहा तो अच्छा है, लेकिन उस बचाने के आड़ में बहुत कुछ किया जा रहा है। ठीक है, बहुत सारा बजट उसमें निकलता है, बहुत सारा बजट कंज्यूम होता है, क्योंकि बजट कंज्यूम होना जरूरी है, तो बहुत सारे काम बजट कंज्यूम करने के लिए करते हैं। तो वास्तव में उसके पीछे नीयत अच्छी है, या इसी बहाने कुछ हो जा रहा तो अच्छी बात है। ठीक है, तो वो कार्यक्रम चलते रहना चाहिए। अभी तो मैंने देखा बहुत जगहों पर वो लकड़ी के फर्श बनवा रहे हैं और बोलते हैं हम प्रकृति पूजक हैं। दूसरा जो आपने कहा अस्तित्व सहज, अस्तित्व सहज मतलब अस्तित्व एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अंदर ही वो है, इसलिए उसको कहा जा अस्तित्व सहज है। ये मतलब कोई बनावटी नहीं है। जैसे प्रकृति की व्यवस्था देखते हैं तो ये अस्तित्व सहज डिजाइन है, मतलब डिजाइन ऐसी ही है, यही व्यवस्था है। और ये अस्तित्व सहज मतलब अस्तित्व में ऐसा ही है, अस्तित्व में ऐसा ही है, हमारे सोच लेने से कुछ नहीं बदल जाएगा इसमें। हाँ, पहचानना है हमको और उसके अनुसार हमको जीना है। तो अस्तित्व सहज का मतलब ये हो गया कि अस्तित्व में जो सहज रूप में है, मतलब कुछ उसमें बनाना नहीं है, वो है ही नियम से, नियम पूर्वक है। अस्तित्व सहज को कह सकते हैं कि नियम पूर्वक है। मतलब नेचर में जो ऑब्वियस रूप में जो चीजें हैं वो जी, बिना हमारी क्रिएटिविटी लगाए हुए, जब हम बिना किसी चश्मा के देखते हैं तो जैसे एक सूत्र आता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ऐसा हम बोल देते हैं। अब ये सीधा है कि उल्टा है?
सीधा क्या होगा? जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि। सृष्टि, हमारी दृष्टि बदलने से सृष्टि में कोई बदलाव नहीं होना है। इसलिए जैसी सृष्टि है, सृष्टि ऐसी ही है। तो जैसी सृष्टि है वैसी हमारी दृष्टि हो जाए, इसके लिए 20 साल की शिक्षा है। उसको हम समझ लें, उसको हम समझ लें 20 साल में। सृष्टि ऐसी ही है। हमारे ज्यादा ज्ञान संपन्न हो जाने से सृष्टि में कोई बदलाव नहीं होता है। हाँ, ज्ञान संपन्न होने का मतलब यह है सृष्टि हमको समझ में आ गई है, अब मैं सृष्टि के अनुरूप जीने लगा हूं। यही ज्ञान संपन्न का मतलब है। इसका मतलब है नहीं सृष्टि अब हमको बनाना है, सृष्टि में हमको कोई बदलाव करना है। हाँ, इसीलिए आप देखिए जितने ये छेड़छाड़ हुए हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि वालों ने जो छेड़छाड़ किया है, बीज के अंदर घुस के छेड़छाड़ किया है, आज मौलिक बीज बचे नहीं है। आज आपको बाजार से बीज खरीदना ही खरीदना है, क्योंकि आपका बीज जो इस साल आपने उत्पादन किया है वो बीज उगेगा ही नहीं, उसमें जर्मिनेशन उतना है ही नहीं है, होगा ही नहीं, उत्पादन ही नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नहीं है वो। बहुत सारे बीज खत्म ही हो गए हैं। जैसे अभी रास्ते में चर्चा कर रहे थे मिलेट्स की। एक जमाने में मिलेट्स जो है वो गरीबों का भोजन कहे जाते थे। छत्तीसगढ़ में तो नारा लगता था, कुटकी कोदो मड़ुआ कुटकी कोदो, क्या इसको हटाओ, गरीबी है, ये गरीबी की निशानी है। कि मतलब मड़ुआ, कोदो, कुटकी, बाजरा, ज्वार, ये सावा, ये सारी चीजों को गरीबों का भोजन माना जाता था। मतलब हमारे पिताजी कहते हैं कि हम लोग के यहाँ कोई आता था, अगर रिश्तेदार आ जाता था तब उसको चावल का भात खिलाया जाता था, नहीं तो कोदो का ही भात बनता था घर में। आज कोदो नहीं खा सकता गरीब आदमी, अमीर आदमी भी मुश्किल से खाएगा। 140 रुपए, 20 रुपए, 130 रुपए किलो है। आपके पास बीज ही नहीं है। आज आप कोदो नहीं खा सकते, आज आप कुटकी नहीं खा सकते। वो मिलेट सोसाइटी बन गई है, वही बेच रहे हैं। मोटा अनाज आज गरीब नहीं खा सकता, उसके पास बीज भी नहीं है। जबकि मोटे अनाज की एक खासियत थी कि फाइबर रिच थे, मिनरल रिच थे, और साथ ही साथ कम पानी में हो जाते थे, उसमें घास वास उग जाए तो भी हो जाते थे, कम मेहनत से हो जाते थे। लेकिन अभी बिजनौर में मैं शिविर कर रहा था तो वहां किसान इकट्ठा हुए थे, उन्होंने बताया कि 63 बीज खत्म करके आज हमारे 63 अनाज खत्म करके आज हमारे पास 2 अनाज हैं, गेहूं और चावल। तो अनाज के मामले में दरिद्र हो गए हम। गेहूं चावल का अलावा कुछ नहीं है। 63 अनाज खत्म कर दिया। मड़ुआ, कोदो, बाजरा, ज्वार, मक्का, ऐसे पता नहीं कितना कितना वो गिना रहे थे उनके क्षेत्र में, सब खत्म हो गया। क्या बचा उसके बदले में? गेहूं चावल, गेहूं चावल, गेहूं चावल। और अब वही लोग जो गेहूं चावल को अनाज के रूप में कन्वर्ट किए, सारे अनाज को स्वाहा करके 2 उसमें से उत्पन्न किया, गेहूं और चावल। यज्ञ होता है ना कि यज्ञ में सब कुछ डालो स्वाहा होगा और उसमें से अमृत निकलेगा, तो 2 अमृत निकाला, गेहूं और चावल। अब वही लोग कह रहे हैं कि गेहूं चावल से ही सारी बीमारियां हो रही हैं। बोलने चावल कम खाओ, गेहूं कम खाओ। गेहूं में ग्लूटोन होता है, आपको पहले नहीं होश था गेहूं में ग्लूटोन होता है। बोले ग्लूटोन, मैक्सिमम लोगों को ग्लूटोन एलर्जी है, वो जांच कराते तब पता चलता है। ग्लूटोन इतने आसानी से पचने वाली चीज नहीं है, वो गोंद जैसा होता है। तो ये सारी चीजें जो है कहां से चर्चा चली थी? अस्तित्व सहज नियम, अस्तित्व में ये है, उसको हमको पहचानना है, उससे छेड़छाड़ नहीं करना है। जब हमारी दृष्टि अलग हो गई, सृष्टि से इतर हो गई, तो हमने उसमें छेड़छाड़ कर दिया, और छेड़छाड़ कर दिया तो अब हमारे लिए ही वो परेशानी हो गया। हमने ही भस्मासुर बनाया है, अब वही भस्मासुर हमको दौड़ा रहा है। आलू के अलावा सब्जियां खत्म हो गई। मतलब बहुत सारा हमने बदलाव कर दिया खान पान में। खान पान में ऐसी चीजों को लेकर के आए जो लंबे समय तक टिक सके।
कच्चे भी लंबे समय तक टिक सके, पकने के बाद भी लंबे समय तक टिक सके, ऐसे हमने आहार लाया। जैसे एक तेल है, तिलहन है, अलसी, आपके यहाँ होता है अलसी? हाँ जी, अलसी होता है आपके यहाँ? अलसी तिलहन है, तेल उसका निकाला जाता था पहले, और उसका तेल में ओमेगा 3 होता है, फैटी एसिड नहीं होते हैं। वो हार्ट के लिए, किडनी के लिए, इनके लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन उसके तेल को प्रचलन में क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि उसका तेल आप स्टोर नहीं कर सकते, तो फिर बाजार उसका नहीं खड़ा होगा। बाजार उसका ही खड़ा हो सकता है जिसको स्टोर कर सकते हैं आप। उसका तेल जल्दी सड़ जाता है, मतलब आप तेल निकालिए और हफ्ता 15 दिन में कंज्यूम कर लीजिए। सड़ तो ये भी जाते हैं बाकी तेल भी सड़ ही जाते हैं, लेकिन हमको पता नहीं चलते, क्योंकि कोई चीज पिस गया, कोई चीज दबा के तेल निकाल लिया गया, तो उसका जो पोषणीयता है वो एक घटती चली जाती है दिन प्रतिदिन, चाहे जैसे हम उसका स्टोरेज कर लें। तो इस तरह से हमने क्या किया है कि जैसी हमारी दृष्टि थी वैसा हमने सृष्टि को देखने का प्रयास किया, उसके कारण सृष्टि को बर्बाद किया। अंततः बर्बाद हम ही को होना है। तो अभी औषधियां आहार हो गई, औषधियां आहार हो गई। रोज एलोवेरा पियो, रोज आंवला पियो, रोज ये पियो, रोज इसके पत्ते का जूस पियो। अरे औषधि तो जरूरत पे न ली जाती है। हर चीज में एलोवेरा आ गया कि नहीं? साबुन में, क्रीम में, तेल में, सब में आ गया। कुछ दिनों बाद चावल में, गेहूं में, दाल में भी आ जाएगा। भाई वो औषधि है, जब आपको दिक्कत हो तो लीजिए, उसको पहचानिए, क्योंकि औषधि का नियम होता है। औषधि देता कौन है? जो रोग को पहचानता है। औषधि प्रोवाइड कौन करता है? जो रोग को पहचानता है और औषधि को पहचानता है। तो मैं अगर रोग को पहचानता हूं तो रोग की ताकत को भी पहचानता हूं, इसलिए मैं औषधि को पहचानता हूं और औषधि के ताकत को भी पहचानता हूं। और हर आदमी के लिए अलग पोटेंसी की औषधि दी जाती है, क्योंकि हर आदमी की बीमारी अलग ताकत की होती है। इसलिए खुराक सबका अलग अलग होता है और अनुपान भी सबका अलग अलग होता है। किस जैसे एक ही बीमारी में आपको ही औषधि शहद के साथ लेनी है, किसी को गर्म पानी के साथ लेनी है, किसी को मट्ठे के साथ लेनी है। लेकिन यहां तो पूरा रेलम पेल मच गया, सब लोग यही खाओ दबा के। हमको तो लगता है कुछ दिनों बाद ये औषधियों के कारण ही लोग बीमार हो जाएंगे। तो आहार भी गया हाथ से, औषधि भी हाथ से जा रही है। तो देखिए, समझने की चीज है, समझा जाए। और इसमें से जो अवैध निकलेंगे, जिनको नाड़ी का पता होगा, जिनको मेडिसिन का ज्ञान होगा, जिनको रोग का पता होगा, वो औषधि तय करेंगे कौन सी औषधि आपको लेना है। औषधि रोज थोड़ी लेनी है। तो जैसी, अब चूंकि देखिए वही चीज, भाई आहार तो आप जैसे आटा लेंगे तो 20 किलो लेंगे, तो आटा एक आदमी लेने जाएगा तो 20 किलो लेने जाएगा। अब 20 किलो आटा रखने के लिए इतना जगह घेरेगा वो, यानी 20 किलो की छल्ली लगेगी। औषधि लेने जाएंगे तो कितना लेंगे? 100 ग्राम लेंगे। जितने का 20 किलो मिलता है उतने का 100 ग्राम 50 ग्राम मिलता है। जितने में एक बोरा गेहूं आटा स्टोर होगा उतने में सैकड़ों डिब्बे औषधि के स्टोर होंगे। इसलिए बोलते यार इतना जगह का भाड़ा देना है तो इनको क्यों आटा बेचना, औषधि बेचो बहुत सारा चीज चल रहा है जो हमको पता नहीं है, बहुत सारा कहना भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो कहा जाता है व्यवसाय में सब जायज है। तो इसलिए हमको होश रहे। देखिए व्यवसाय जो कर रहा है, बाजार कर रहा है, उनका फल परिणाम जो आएगा सबको मिलेगा, लेकिन हम थोड़े होश में रहें। हमको थोड़ा अपनी जिंदगी की समझ हो जाए, अपने शरीर की समझ हो जाए, समाज की समझ हो जाए, संबंध की समझ हो जाए। हम रिलैक्स तो हो जाएं, पहले रिलैक्स होना जरूरी है हमारा। हमारे अनरेस्ट के कारण बहुत सारी बीमारियां, पूरी दुनिया कह रही है कि 99% बीमारियां साइकोसोमेटिक हैं, मनोशारीरिक हैं, क्योंकि हम अनरेस्ट में जी रहे हैं, तनाव में जी रहे हैं, दुख में जी रहे हैं, पीड़ा में जी रहे हैं, कंपटीशन में जी रहे हैं, अभाव की मानसिकता में। अभाव नहीं है लेकिन अभाव की मानसिकता में जी रहे हैं। घर में सब है फिर भी अभाव की मानसिकता है, ऐसे हम जी रहे हैं। तो ये सब चीजें शिक्षा विधि से सबके पास पहुंच जाए, इसके लिए सब कार्यक्रम है। तो इसको अगर हम देखते हैं तो इसमें
निश्चितता पाई जाती है, इसमें निश्चितता पाई जाती, इसमें निश्चितता पाई जाती, मानव में निश्चितता पाना शेष है। मानव इनके निश्चितता को पहचानता है, तभी इनका उपयोग करता है, लेकिन अपनी निश्चितता नहीं बना पाया। क्यों? क्योंकि मानव बीज विधि से, वंश विधि से निश्चित नहीं हो सकता, शिक्षा संस्कार विधि से निश्चित हो सकता है। इसीलिए इसको ज्ञानावस्था की इकाई कहा गया। ये जब भी तृप्त होगा ज्ञान से होगा, जब भी संतुलित होगा ज्ञान से होगा। मानव जब भी नियंत्रित होगा ज्ञान से होगा। किसी नियम कानून से आदमी नियंत्रित नहीं हो सकता। आज तक जितने भी नियम कानून बने हैं उनको आदमी मानता ही नहीं है, केवल लोक लज्जावश मानता है, आड़ में नहीं मानता। स्वच्छता अभियान चला तो सामने देखेंगे तो कूड़ा डिब्बे में डालेंगे, और कोई नहीं है तो धीरे से कहीं गिरा देंगे। तो हम नियम कानून कहां मानने को तैयार नहीं है, केवल लोक लाजवश थोड़ा बहुत जो समाज में दिखाने का मानते हैं। यानी नियम कानून से हम ठीक ही नहीं हो सकते, शिक्षा संस्कार से ही ठीक हो सकते हैं। इसीलिए बोला मानव जब भी नियंत्रित होगा स्वनियंत्रित होगा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि मानव को स्वनियंत्रण स्वीकार है। एक बच्चे को देखिए, कोई काम वो कर रहा है तो चाहता हम खुद करें। आप बोलोगे हटो हटो, नहीं नहीं आप हटिए मैं कर लूंगा। भले उसको तोड़ देगा, बिगाड़ देगा, लेकिन कहेगा आप हटिए मैं कर लूंगा। आप जब उसको डांटते हैं तो उसको लगता है ये ठीक नहीं था डांटना इनका, मुझसे कोई गलती हुई थी क्या मैं क्यों उस गलती को ठीक नहीं कर पाया, या ये बेवजह हमको डांटे हैं, मैंने गलती नहीं किया है। ये सब क्या टेंडेंसी बताता है कि हर मानव स्वनियंत्रण ही चाहता है, स्वनियंत्रण ही स्वीकारता है, स्वानुशासन ही स्वीकारता है। स्वनियंत्रण से ही स्वानुशासन आता है, या उसका उल्टा भी है, स्वानुशासन ही स्वनियंत्रण है। इसको स्वनियंत्रण लिख दीजिए। स्वनियंत्रण, तो मानव स्वनियंत्रण चाहता है, अर्थात मानव स्वानुशासन चाहता है। इसीलिए टीन एज में बच्चे ज्यादा एरोगेंट हो जाते हैं, जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। क्यों? उनको लगता है मैं स्वनियंत्रित हूं, इनको लगता है ये स्वनियंत्रित नहीं है। उसको लगता है कि मैं तो ठीक काम कर रहा हूं, लेकिन इनको कौन बताए, इनको समझ ही नहीं है। ये कह रहे तुम गलत कर रहे हो। इसीलिए टीन एज में जाकर के बच्चों का पेरेंट से तालमेल बिगड़ने लग जाता है। क्यों दिशा? क्योंकि उनको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक ही है, नियम से कर रहे हैं, हम स्वानुशासित हैं, हम ठीक किए हैं। अब इनको लग रहा हम गलत किए हैं, तो इनको अपनी समझ ठीक कर रहे, हम तो ठीक ही किए हैं। तो होता क्या है, हर माता पिता चाहता है कि मेरी संतान समझदार जिम्मेदार हो जाए। हर माता पिता चाहता है कि मेरी संतान समझदार और जिम्मेदार हो जाए। एक निश्चित आयु के बाद हर संतान को लग जाता है कि मैं समझदार जिम्मेदार हो गया हूं, भ्रमवश। जी भैया। वो श्रवण भाई, मैंने जो ये प्रकृति की चार अवस्था जो आपने बताई, तो जैसा मैंने समझा उसमें कोई गैप है तो आप बताना है ना। आपने बताया भी पहला पदार्थ अवस्था है, जिसमें इस धरती पर हम देखते हैं मिट्टी पत्थर, और मैंने आम आदमी की भाषा में समझने के लिए हवा पानी भी ले लिया, मिट्टी पत्थर हवा पानी जी। खनिज, मिट्टी में पत्थर में आ गए, सब खनिज आ गए, उसमें पत्थर धातु सब आ गए। और दूसरी अवस्था पेड़ पौधे बताई। पेड़ पौधों को जिंदा रहने के लिए और पोषण के लिए मिट्टी हवा पानी चाहिए, जो पदार्थ अवस्था से मिल रहा है। वो अपनी पूरी ताकत लगा के पेड़ पौधों को पोषण देते हैं। पेड़ पौधों के जो पत्ते गिरते हैं, तो ऐसा मैंने कहीं पढ़ा, पूरा जानकारी पक्का नहीं, इसलिए आप बताना कि एक तो पेड़ पौधे मिट्टी से 2% ही भोजन लेते हैं, 98% तो वो हवा, प्रकाश और हवा से ही है जी। तो हवा में जो भी तत्व हैं परमाणु के रूप में, नाइट्रोजन ऑक्सीजन वगैरह वगैरह, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ये सब लेते हैं। तो उससे जब पत्ते जब गिरते हैं तो वो हवा में जो तत्व हैं वो भी उस पत्तों में है,
और मिट्टी से मिला वो भी है, वो दोनों वापस मिट्टी मिल जाते हैं, तो मिट्टी को और एनरिच कर देते हैं और बेहतर कर देते हैं जी और उर्वरक करते हैं। बहुत बढ़िया। अब ये कि पेड़ पौधे ये सही है कि 2% ही मिट्टी से लेते हैं, बाकी हवा से लेते हैं? हाँ, परसेंट नहीं कह सकते, लेकिन मिट्टी से बहुत न्यूनतम, नहीं तो वहां गड्ढा हो जाता ना। मिट्टी से बहुत न्यूनतम लेते हैं, न्यूनतम। हवा और धूप से ही ज्यादा लेते हैं, अच्छा, पानी ज्यादा लेते हैं नीचे से। हालांकि हवा से भी पानी लेते हैं वो जो मॉइस्चर होता है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। हवा से भी मॉइस्चर लेते हैं और मिट्टी से भी लेते हैं। अब ये कि मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर क्यों, हवा में तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन मेजर तो यही है तत्व, बाकी तत्व तो बहुत थोड़े थोड़े हैं। कम कम है जी। अच्छा, उसमें से ले लेते, ठीक है। अब तीसरी अवस्था आ गई पशु पक्षी, जिनको जिंदा रहने के लिए पोषण के लिए पेड़ पौधे भी चाहिए और पानी एवं मिट्टी भी चाहिए, ठीक है, दोनों से ले लिया उन्होंने। वो जो मल कर रहे हैं पशु पक्षी, वो मल जो है उसमें पदार्थ से लिया हुआ मिट्टी हवा पानी भी है और पेड़ पौधों से लिया हुआ भी है, और उसमें जब वो मल है वो पेड़ पौधों के लिए भोजन हो गया और वो मिट्टी की भी उर्वरकता बढ़ा रहा है। तो आपने भी बढ़िया बात बोली कि पत्ते अगर ऐसे हम खाद बनाना चाहें तो 6 महीने लग सकते हैं, लेकिन पशु पक्षी जब उसको खाते हैं तो वो जो मल देते हैं 24 घंटे के अंदर, वो जल्दी 6 महीने का प्रोसेस को वो 24 घंटे में कर देते हैं। ऐसा ही है ना? हाँ, खाद बनने में थोड़ा लग जाता है 10-15-20 दिन। हाँ, 20 लेकिन दिन। मल के रूप में कन्वर्ट होने से जल्दी खाद बन 24 जाता घंटे में हो गया। है जी। हाँ ठीक है। हाँ, तो ये कमाल की मशीन है पशु पक्षी की, जो काम वैसे लंबे समय में हो वो 24 घंटे के अंदर ही कर देते हैं। ऐसी मानव अब अच्छा, उम्र पूरी होने के बाद पशु पक्षी का शरीर वापस मिल जाता है मिट्टी में, तो पदार्थ को वापस एनरिच कर देता है, और पेड़ पौधे भी उम्र पूर्ण होने के बाद वापस पदार्थ मिल जाते हैं, वो भी एनरिच कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तो पूरकता है तीनों की। अब चौथा हो गया मानव। मानव को जिंदा रहने के लिए पोषण के लिए पेड़ पौधे भी चाहिए, पशु पक्षी भी चाहिए, दूध के लिए, ऊन के लिए, वगैरह वगैरह, बहुत सी दवाओं के लिए, और मिट्टी हवा पानी भी चाहिए। तीनों से ले रहा है, और पेड़ पौधे भी काट रहा है तो दे नहीं रहा है, पशु पक्षी भी काट रहा है तो दे नहीं रहा है ज़्यादा उनको, और माइनिंग भी कर रहा लगातार 24 घंटे, तो वो तीनों से ले रहा दे नहीं रहा, इसलिए आपने वो रेड क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब एक तो मुझे वो पढ़ा था कि पदार्थ में आदित्य नागराज जी ने 4 ही लिखे, मिट्टी, पत्थर, धातु, मणि और धातु। मणि धातु। हवा नहीं लिखा तो मैं भूल गया। वो एक तो हवा क्यों नहीं बोला उन्होंने, और पानी तो चलो ठीक है, एक रसायन है, तो वो भी पदार्थ में क्यों नहीं बोला गया, एक तो वो बता दें। बाकी तो मोटा मोटा ये चक्र तो समझ में आया कि बाकी सब एक दूसरे को पूरक हैं, एनरिच कर रहे हैं मानव को छोड़ के, तो बाकी सब ठीक है, मानव ही विलेन है। ओके, ठीक थोड़ा है। सा तो बताइए ना, हवा और पानी वाला। हाँ, मिट्टी, पत्थर, मणि, धातु इत्यादि लिखा हुआ है। अच्छा, इत्यादि लिखा है। हाँ, मणि का मतलब हो गया जिसमें से रेडिएशन होता है। हाँ ठीक है। धातु का मतलब हो गया जिनकी पकड़ने की, मतलब जो जिसके अंदर धात्विकता पाई जाती है। हाँ, ठीक है। ठीक है, मतलब एक ही जैसा जिसके अंदर तात्विकता होती है, एक ही जैसी चीजें मिल करके, और लोहा हो गया, तांबा हो गया, वगैरह जी वगैरह सब। जी जी। ठीक। अब ये जो हवा पानी को क्यों नहीं लिया उन्होंने उसमें? वो इत्यादि लिखा है, मिट्टी, पत्थर, मणि, धातु इत्यादि। अच्छा, उसमें है, इत्यादि जी। में है, ठीक है ठीक है। लिखे है ना, पदार्थ में तीनों चीजें हैं, ठोस, तरल, विरल। ओके, आगे आप पढ़ेंगे तो उसमें तीनों है। अच्छा। ठोस, तरल, तो मिट्टी, पत्थर, मणि, धातु ये ठोस है। इसके बाद तरल है, जो पूरा मतलब धरती का पहला रसायन तो पानी ही है, पेट्रोलियम है, ये सब तरल है। फिर विरल है, जो हवा में सारी चीजें हैं। तो ठोस, तरल, विरल ये मिलाकर के पदार्थ है। ओके, ठीक है। तो फिर यही, हाँ, अभी एक तो सवाल क्लियर हो गया मेरा, और वो भी आपने बताया 98 बोलना ठीक नहीं, यूँ बोलते हैं कि मिट्टी से कम लेता है, हवा से, प्रकाश से ज़्यादा लेता है, जी। ठीक है। ये अलग अलग पौधों का अलग अलग है, इसलिए परसेंटेज नहीं कर हाँ सकते। ठीक है, हाँ ये भी ठीक है। जी। तो मोटा मोटा मानव आने के पहले सब कुछ धरती पर ठीक था, मानव जो इस व्यवस्था को समझ नहीं पाया, अपनी भूमिका पहचान नहीं पाया, अपनी पूरकता उपयोगिता पहचान नहीं पाया, इससे सारी गड़बड़ हो रही है। तो जैसे 50 साल में कहते हैं कि जितनी माइनिंग हुई है इस धरती पे पिछले 2 लाख साल में, जब से मनुष्य है तब से अब तक इतनी नहीं हुई जितनी 50 साल में हुई है। जी। तो अगर ऐसी होती रही तो अनलिमिटेड तो है नहीं धरती में, तो आने वाली पीढ़ी को पैसा तो दे जाएंगे, लेकिन बाकी सब चीज़ें तो होगी नहीं। तो ठीक है, ये पैसे का रोटी खाएगा, हाँ ठीक है। तो मोटा मोटा ऐसी और समझ पैसा बनी। गाड़ी में डाल के चलेगा। तो इसमें
वो सिद्धांत भी मेरे को समझ में आ गया कि पदार्थ पहले जीने देता है पेड़ पौधों को, तो और बाद में जीने देना और जीना, जीने दो और जियो। अभी इस सिद्धांत हम जो पढ़ते हैं वो जियो और जीने दो है। हाँ, उसके कहने उसमें जो कहा गया इंटेंशन वही है, जियो और जीने दो का जो इंटेंशन है वो वही है कि आप जीते समय ध्यान दो कि बाकी भी जिए, लेकिन कन में कुछ और हो गया। हाँ जियो मतलब पहले अपने जीने का इंतजाम कर लो फिर जीने दो। हाँ, तो पहले आदमी ने तो इसीलिए उसको थोड़ा सा करेक्ट किया कि जीने दो और जियो, क्योंकि जीने देना ही जीना है। अगर मिट्टी बना हुआ है, पदार्थ बना हुआ है, पेड़ पौधे बने हुए हैं, जीव जंतु बने हुए हैं, हमारे साथ ही मानव बना हुआ है, तो मेरा जीना अपने आप होगा। नहीं ठीक है, जैसे मैंने इसको यूं समझा कि जियो और जीने दो में आदमी ने, चाहे हमारे महापुरुषों ने वो अच्छे नियत से कहा होगा, लेकिन हमने उसको यूं समझा कि जियो पहले है, जीने दो बाद में है। तो पहले तो साम दाम दंड में से पैसा कमाना है, चाहे दूसरे का शोषण करना पड़े, प्रकृति का, मानव का, और बाद में उसमें से थोड़ा दान करके, सेवा करके और बैलेंस कर लेना, जो पाप किए थे उसको पुण्य उन्हें कमा के। तो उसमें सारा ये शोषण हो रहा है धरती का और मनुष्य का। अब ये इस व्यवस्था को अगर देखते हैं तो सोम भाई ने बताया, जो पूरा ढंग से अभी रिकलेक्ट नहीं हो रहा कि जीने दो और जियो, हाँ। ये व्यवस्था तो प्रकृति में है और ये हमको दिख रही है। पेड़ पौधे को सब कुछ देता पदार्थ, तो जीने देता है और फिर जीता है। इसको थोड़ा और समझा दो। इसीलिए इसको अस्तित्व सहज कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई लेन देन में कोई झगड़ा लड़ाई नहीं है, कोई तनाव नहीं है। सहज विधि से, जैसे अभी आपने 98 और 2% वाला कहा, तो जो बड़े पेड़ पौधे होते हैं, हाँ। ये मिट्टी से बहुत कम लेते हैं, हाँ। हवा से ज्यादा लेते हैं, लेकिन जो छोटे प्लांट हैं उनको मिट्टी से ज्यादा लेते हैं, इसीलिए हाँ। उनमें बार बार फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है। इनमें कोई फर्टिलाइजर नहीं डालना पड़ता आपको कभी भी। कभी किसी आम के पौधे को आप फर्टिलाइजर डालते देखे गए हैं? उसमें डाला जाता है। इवन पानी भी ज्यादा नहीं डालना पड़ता, एक पानी तो खैर जड़ नीचे चला गया, वो मिल जाता है। तो इसलिए जो छोटे पौधे हैं उनको देते हैं, तो इसीलिए अलग अलग नियम है। और जो इसको आप कह रहे हैं कि ये जो डिजाइन है, एक्चुअली जो वो कह रही थी अस्तित्व सहज, इसी को कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जीने देना ही जीना है। मतलब ये सारे गुथे मिथे हैं, एक्चुअली सब अलग अलग केवल हमको दिख रहे हैं समझने के लिए। ये समझने के लिए अलग अलग हैं, वास्तव में देखेंगे हाँ। सभी एक दूसरे से वेल कनेक्टेड है। ओ करेक्ट, ठीक है। सब एक दूसरे को सपोर्ट कर ही रहे हैं, मतलब जीने देने में मदद ही कर रहे हैं, उसी में अपना जीना भी हो रहा है। हाँ, समझाने के लिए ये बताया ऐसे, बाकी हाँ। गुथ आपस में गुथे हुए हैं, तो इसलिए दूसरे को जीना देना ही जीना है। जैसे मिट्टी से निकल के आ रहा है। जैसे मिट्टी जब पौधों को पानी देती है तो अपने लिए कुछ बचा के नहीं देती, ठीक है, जितना जरूरत है देती ही रहती है। सूख जाएगा वो भी सूख जाएगा, हम भी सूख जाएंगे। ये एकदम से, मतलब ये कहते हैं ऑटो व्यवस्था है पूरी, ऑटोमोटिव। तो ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम इसको समझ लें कि जियो और जीने दो की जगह जीने दो और जियो, तो मनुष्य अगर इसको समझ लेगा तो वो दूसरों से आगे निकलने या दूसरे को पीछे छोड़ने, चाहे क्लासरूम हो चाहे बिजनेस हो, उसकी बजाय दूसरे को जीने देने में ही अपना जीना है, दूसरे को आगे बढ़ाने में अपने को तो आगे रहना ही पड़ेगा, इसलिए उसको पीछे छूटना भी नहीं है, न किसी को पीछे छोड़ना है। तो कंपटीशन खत्म हो जाएगा, कोऑपरेशन, उपयोगिता, पूरकता शुरू हो जाएगी। बहुत बढ़िया, ठीक है, शानदार। एक्चुअली मानव को जीने देने में इसलिए मददगार नहीं हो रहा है कि मानव को मानव लक्ष्य पता नहीं है। पदार्थ को लक्ष्य पता है, पेड़ लक्ष्य पता, मतलब उनका आचरण निश्चित है तो उनका गंतव्य भी निश्चित है। पेड़ पौधों का आचरण निश्चित है, उनका गंतव्य भी निश्चित है। पशु पक्षियों का आचरण निश्चित है, गंतव्य भी निश्चित है। आदमी का आचरण निश्चित नहीं है, क्योंकि आदमी को पता ही नहीं है कि उसे जाना कहां है, लक्ष्य का पता ही नहीं है। जब भी निश्चितता होगी लक्ष्य के अर्थ में होगी। जब भी जीने दो वाली कंडीशन आएगी या स्थिति आएगी, जब जैसे मैं मानव हूं, मेरा अलग लक्ष्य है, आप भी मानव हैं, आपका अलग लक्ष्य है। जब मेरा लक्ष्य अलग है, आपका लक्ष्य अलग है, तो हम दोनों एक साथ एक दूसरे को कैसे जीने देने में मदद करेंगे।
वो तो तब होगा जब ये पता होगा कि मानव के रूप में हर मानव का एक ही लक्ष्य है और उस लक्ष्य तक मुझे भी पहुंचना है, आपको भी पहुंचना है। तब हम एक दूसरे की मदद करेंगे कि दोनों पहुंच जाएं। अच्छा, आपको ये भी पता है मेरे खाली पहुंच जाने से कुछ नहीं होना है, हर आदमी को वहां पहुंचना ही पहुंचना होगा, इसलिए तब हम एक दूसरे के लिए मददगार हो जाएंगे। तो लक्ष्य जो मिसिंग है ना, गोल मिसिंग है, उसके कारण हमारा एक कार्यक्रम नहीं बन पाता, क्योंकि लक्ष्य समानता के आधार पर कार्यक्रम समानता होती है, कार्यक्रम समानता के आधार पर संबंध सुनिश्चित होता है। तो अभी चूंकि चाय का ब्रेक हो रहा है, तो मैं खाली राजसमंद के जो साथी है ना लोकल, हाँ, उनके लिए खाली एक वो अपील कर रहा हूं कि अभी आगे अब ये शिविर जो बढ़ेगा उसमें आप ये मानव का आचरण कैसे निश्चित हो जाए, उसके लिए कैसे उसमें संस्कार लाने के लिए कौन सी शिक्षा दी जाए कि पति पत्नी दोनों का आचरण भी निश्चित हो जाए, बच्चों का भी हो जाए, पड़ोसी का भी हो जाए, पड़ोसी देश का भी हो जाए, उस पर आएगा। तो इसलिए अपने घर वालों को भी लेके आए, कोशिश करें। मैं इसलिए बोला सर। नहीं, वो शिविर में होता है कि जब एक व्यक्ति सुनता है तो उसको लगता है बात तो ठीक है, लेकिन ये सब हम समझ रहे हैं, अगर वो भी आ जाती तो समझ जाती, या वो भी आ जाते तो समझ जाते। तो ये होता है अंदर से कि दूसरा का ही समझने की ज्यादा आवश्यकता है। तो ठीक है, टी ब्रेक के बाद